विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। कुमार गौरव सर लेकर आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र, सवालों की आंधी, तैयारी का तूफान। रेलवे एनटीपीसी जो आपकी डिमांड थी गुरुजी कब करोगे कब करोगे कब करोगे, कि 26 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है इसके 50 सवाल आपके पेपर में आएंगे। अगर सच में आपने एनटीपीसी सोच लिया है, आप इतने दिनों से हल्ला मचा ही रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात को। 7 दिन भाई साहब, 26 को होगी पहली क्लास, 27 को दूसरी क्लास आपके, 28, 29, 30, ठीक है, और आपके 2 और 3, तो ये आपकी 7 क्लास होने वाली है। जीके जीएस के पिछले जितने भी 15-20 साल के जो पेपर्स आपके हुए हैं एनटीपीसी के, वो सब की सब जो है मैं आपको निपटा दूं। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एनटीपीसी के ब्रह्मास्त्र की शुरुआत यहां से होती है। अगले 7-8 दिन आपको जम के मेरे साथ मेहनत करनी है, पसीना बहाना है। समय बहुत ही कम है हमारे पास में, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर में 10-15 साल के अंदर, उनमें जो जो सवाल पूछे गए उन सवालों से क्या नया सवाल बन सकता है वो आपको लगभग कवर जो है करा दूं यहाँ पर। तो ये अगले 7 क्लासेज जो होने वाली है वो आपके लिए रामबाण साबित होंगी, ताबूत में अंतिम कील की तरह होंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। पर पूरे ध्यान से हर क्लास को आपको देखना है, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम पूरे ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, मेरे साथ बिल्कुल धर्मेंद्र, गजल, राहुल, गौरी, मोनिका, खुशी, हुकम, सोनू, मुस्कान, अजय, सभी का स्वागत है। और बस आराम से क्लास को देखना है, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते जाना है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जो एनटीपीसी वाले बच्चे वो आराम से मेरी क्लास देखना। निश्चित तौर पे मान के चलना कि आपको हर क्लास से आपके पेपर में सवाल निश्चित तौर पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था पड़ोसी, हमारा इस बार दौर आएगा। ठीक है, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा। तो हम जो तैयारी करने वाले देखिए, एनटीपीसी के अंदर जीके जीएस का अहम रोल है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो जीके जीएस और जो करंट अफेयर्स है इसका अहम रोल जो है वो आपकी परीक्षा के अंदर होने वाला है। ठीक है, इन तीनों का अहम रोल होगा, और इन तीनों के अंदर जिनका स्कोर अच्छा जाएगा उनका एनटीपीसी जो आपके वो क्लियर होने वाला है। ये आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरी ये 7 क्लासेज आने वाली है। टाइमिंग आपको पता ही है, 26 तारीख को, 27 को, 28, 29, 30 और आपके इसके अलावा 2 और 3। ठीक है, जो ये 2 और 3 होने वाली है इसमें हम केवल जो है करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो 2 और 3 होगी इसमें हम केवल जो है करंट अफेयर्स जो है ये पढ़ने वाले हैं। और 26, 27, 28, 29, 30 जो है यहाँ पर हम जीके जीएस साथ में स्टैटिक वाला जो पोर्शन होगा इसको कवर करने वाले हैं। ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, तो शुरुआत की 5 क्लासेज जो होंगी वो जीके जीएस स्टैटिक वाला पोर्शन होगी, और अंतिम 2 क्लास जो होंगी वो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है इसके ऊपर होने वाली है। ठीक है,
स्पीड मेरी थोड़ी तेज रहने वाली है, इसलिए स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। स्पीड तेज रहेगी, लिखूंगा भी तेज आपको यहाँ पर। आपको केवल क्लास को सुनना है, पेपर में सवाल आएगा आप कर जाओगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एनटीपीसी में आप जानते हो सवाल जो है कुछ इस प्रकार आता है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, उसके नीचे फिर 4 ऑप्शन होते हैं, सवाल ऐसे पूछता है आपसे, है ना। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में, 1921 में, 1929 में, 1916 के अंदर। डी सी ए बी 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों, आपके यहां पर 4 साल लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है 1916 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 1919, एक लिखा हुआ है 1921 और एक आपके लिखा हुआ है 1929, ठीक है। इन चारों साल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो जो 1916 है आपके, यहां पर आप जानते हो इस वर्ष दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। पेपर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। और आप ये भी जानते हो कि जो लखनऊ अधिवेशन था इसके अंदर अंबिका चरण मजमूदार जो है यह इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसके मध्य क्या हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था। और कांग्रेस में जो गरम और नरम दल है इनका भी आपस में जो एग्रीमेंट है वह भी यही हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गरम दल और नरम दल का आपस में जो एग्रीमेंट है वो भी यहां हुआ था। ये चारों पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर, ठीक है। 1916 के अंदर दोस्तों आपके एक और चीज होती है, आप जानते हो, जिसको बोलते हैं होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। तो होम रूल लीग मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत भी कब होती है? 1916 के अंदर होती है। और एनी बिसेंट और आपके साथ में एनी बिसेंट के साथ में बाल गंगाधर तिलक जो है ये मिलकर जो है आपके इसको स्टार्ट करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनी बिसेंट और तिलक साहब जो है मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1919 दोस्तों ना। इसी 1919 में आप जानते हो इसी में एक एक्ट आया जिसका नाम था रोलेट एक्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं ना अपील ना दलील ना वकील का कानून। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं ना अपील ना दलील और ना वकील का कानून कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसी 1919 के अंदर एक कांड हुआ था आपके, और वह नरसंहार कौन सा था? 13 अप्रैल 1919। अभी फिल्म आई है, इसके ऊपर ध्यान रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है अमृतसर के अंदर हुआ था, 13 अप्रैल की तारीख को हुआ था, बैसाखी, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, बीएचयू की स्थापना भी कब होती है? बीएचयू की स्थापना भी आपके 1916 के अंदर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 1921 दोस्तों ना। देखो 1919 का एक एक्ट आया था, आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, शायद आपको याद होगा। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है ना, ये सवाल पूछो कब लागू हुआ था? तो ये आपके 1921 में लागू हुआ। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल पूछे कि भाई 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, सवाल आपसे पूछे कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था कब? आपके 1921 के अंदर। इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1921 में लागू हुआ, एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। सवाल पूछे दोस्तों आपसे यहां पर कि जो प्रांत है उसमें ड्वेल सिस्टम कब लागू हुआ? तो प्रांतों में पूछूं आपसे, प्रांतों में आपके प्रांत में द्वैध शासन जो है इसकी शुरुआत भी कब होती है? इसकी शुरुआत भी 1919 के एक्ट से होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है 1929 दोस्तों ना। 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और मैंने आपसे कहा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इसमें ध्यान रखना है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है। किसकी मांग होती है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। और अगले दिन 26 जनवरी को, कब? आपके 26 जनवरी 1930 को नोट कीजिएगा। आपके 26 जनवरी की तारीख को आप जानते हो 1930 के अंदर जो है पूर्ण स्वराज दिवस बनाया। कब? आपके पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 1919 का रोलेट एक्ट, हमारा ठीक आंसर है। तो हमारा 1919 ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 है। और यहां पर ऑप्शन नंबर 3, देखो ये एनटीपीसी की दोस्तों खास विशेषता है। कई लोग सोचते हैं ऑप्शन नंबर 1
यहां टिक कर देंगे। ये आपके ऑप्शन नंबर 1 में डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए जहां पर ए होगा ना उसको टिक करना है। ये थोड़ी सी बारीक बात है, ध्यान रखना, शुरुआत में आपको समझा रहा हूं ये बात है ना, मेरा हर सवाल ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके जिसमें ए ऑप्शन होगा वो आपका ठीक आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? लुई पाश्चर, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। आप तो पूरी क्लास ढंग से देख लो, ये 7 दिन आप मेरे साथ खुद को झोंक दो ना, यकीन मानना आपको पेपर में यही हूबहू सवाल जो है व्याख्या से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए 4 दोस्तों ऑप्शन यहां पर भी मेरे सामने, एक तो है लुई पाश्चर, कौन है? लुई पाश्चर आपके, एक तो है लुई पाश्चर, एक ऑप्शन आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन है, एक ऑप्शन है विलियम हार्वे, कौन है? विलियम हार्वे, और एक ऑप्शन कौन सा है? एडवर्ड जेनर। ये 4 ऑप्शन है, चारों ही साइंस के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, लुई पाश्चर की तो बात करूं मैं आपसे, देखो सर रेबीज जो है ना, इस रेबीज जो है, अच्छा रेबीज होता किससे? आपके रेबीज होता है कुत्ते के काटने से दोस्तों ना। रेबीज किससे होता है? जो कुत्ता है इसके काटने से होता है, ठीक है। आपने जिद की घर पे कुत्ता पालू, क्या करो? कुत्ता पालू, तो पालू जो कुत्ता है आपके, इसका उल्टा पकड़ दो, आपके लूपा हो गया। लूपा मतलब हो गया लुई पाश्चर, क्या हो गया? लुई पाश्चर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो रेबीज है इसका जो वैक्सीन है वह खोजने वाला कौन था? लुई पाश्चर, ठीक है। रेबीज के बारे में आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी से डर लगना। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर इसका मतलब होता है। और रेबीज पूछूं आपसे किससे होता है, तो रेबीज जो है रैबिडो वायरस से होता है। किससे होता है? रैबिडो वायरस से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेबीज रैबिडो वायरस से होता है, और हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। और ये लुई पाश्चर ने इसका वैक्सीन खोजा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके फ्लेमिंग, ठीक है। जो फ्लेमिंग है, अगर इसकी मैं बात करूं आपसे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, जो पेनिसिलिन है आपके, जो पेनिसिलिन है इसकी खोज करने वाला कौन था? फ्लेमिंग, ठीक है। और पेनिसिलिन आपके विश्व की पहली एंटीबायोटिक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन है, और इसकी खोज करने वाला फ्लेमिंग था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों हार्वे की बात करूं मैं आपसे, और विलियम हार्वे सवाल पूछे कि भाई रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, इसके बारे में बताने वाले कौन था? आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है, इसके बारे में बताने वाले कौन था? आपके हार्वे दोस्तों ना। और आपने सुना होगा जो रक्त परिसंचरण तंत्र आपके, इसी में आपके हार्ट आता है। कौन सा आता है? जो हार्ट है आपके, वही ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जेनर की बात करूं मैं आपसे, एडवर्ड जेनर दोस्तों आपके, इसने जो आपके जो आपके स्मॉल पॉक्स जो होता है, जिसको आप लोग चेचक कहते हो, क्या बोलते हो? चेचक कहते हो। इस चेचक का वैक्सीन टीका खोजने वाला कौन था? इसका वैक्सीन खोजने वाला था एडवर्ड जेनर, ठीक है। और यह विश्व की पहली क्या है? यह विश्व की पहली वैक्सीन है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड की पहली वैक्सीन पूछूं आपसे, वह चेचक की, ध्यान रखना आपके। और खोजने वाला कौन? आपके एडवर्ड जेनर जो है, यह खोजने वाला आपको ध्यान रखना है। अच्छा भारत कौन से 3 रोग से मुक्त हो चुका है? देखो भारत जो है कौन से 3 जो रोग हैं इससे मुक्त हो चुका है आपके। तो एक दोस्तों रोग का नाम लिखिए आप लोग, क्या है? चेचक, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हो गया, 1980 में इससे फ्री हो गया, ठीक है। एक हो गया पोलियो, पोलियो आप जानते हो 2014 में हम इससे फ्री हो गए। और साल्क वैक्सीन जो है, यह पोलियो की जो वैक्सीन है, खोजने वाले साल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अभी कुछ दिनों पहले हम ट्रैकोमा फ्री हो गए, ठीक है। ट्रैकोमा फ्री हो गए, आंख की बीमारी होती है ट्रैकोमा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 हम ट्रैकोमा फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो चेचक से हम फ्री हो चुके हैं 1980 में, पोलियो से 14 के अंदर फ्री हो चुके हैं, और ट्रैकोमा से हम जो आंख की बीमारी होती है इससे भी फ्री हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे, चेचक जो रोग है आपके दोस्तों, चेचक जो रोग है आपके, यह किससे होता है? ठीक है, सवाल यह है चेचक जो रोग है जिसको आप स्मॉल पॉक्स कहते हो, इसके वायरस का नाम क्या है? क्या इसके वायरस का नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, ठीक है। चलिएगा हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर पेनिसिलिन की खोज करने वाला कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके, जहां पर बी है तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। बी आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने, चेचक जो है, जो स्मॉल पॉक्स है, इसके वायरस का नाम क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। चेचक या जो
जो स्मॉल पॉक्स है आपके दोस्तों, इसका वायरस का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि अपन लोग चेतक पर घूमने चलेंगे दोस्तों ना, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि जो मॉल है हम लोग कहाँ चलेंगे, मॉल हम दोस्तों किससे, आपके चेतक जो है आपके इससे चलेंगे। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊं चेतक से दोस्तों आपके, यार तेरा चेतक पे चल तन चस्का रेड फरारी का, वो कहती है मैं कौन नहीं जाऊं चेतक के ऊपर, मैं तो ओला बुक कर लूंगी, मैं तो क्या है, मैं तो ओला बुक कर लूंगी, मैं तो ओला से जाऊंगी। ठीक है, मैं तो ओला से जाऊंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा इसके वायरस का नाम क्या होता है, वेरी ओला वायरस। क्या होता है, वेरी ओला वायरस जो है ये इसके वायरस का नाम है आपके स्मॉल पॉक्स, चेतक और वेरियोला। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरियोला वायरस जो है ये आपके चेचक का वायरस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से, शतरंज से, भारोत्तोलन से, टेबल टेनिस से। देखो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और जब आप कर्णम मल्लेश्वरी का नाम पढ़ ही रहे हो तो आपको यहीं पर साथ में ही एक नाम और नोट कर लेना है, वो कौन सा है, वह आपके केडी जादव। कौन है, केडी जादव। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों, आपसे पूछूं आपसे, कर्णम मल्लेश्वरी जो है सन 2000 के अंदर सिडनी के अंदर ओलंपिक हुआ। कहाँ हुआ, सिडनी के अंदर जो है ओलंपिक हुआ था। बात कब की आपके, यह बात जो है आपके किस वर्ष की है, सन 2000 की बात है। ठीक है, और इस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कौन लाती है, कर्णम मल्लेश्वरी लेकर आती है। ठीक है, खेल कौन सा था आपके, खेल था वेट लिफ्टिंग। कौन सा खेल आपके, खेल था वेट लिफ्टिंग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारोत्तोलन खेल था, ब्रॉन्ज जीतती है और ये पहली बार कोई ओलंपिक के अंदर भारतीय महिला जो है वो ब्रॉन्ज जीत कर लाई। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला बनती है, पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक के अंदर पदक जीत कर लाती है वो कर्णम मल्लेश्वरी बनती है दोस्तों ना। इन्हीं कर्णम मल्लेश्वरी को हमने क्या दिया, इन्हीं कर्णम मल्लेश्वरी को हमने जो है भारत का हाईएस्ट खेल सम्मान जो है, जिसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आजकल तो आप जानते हो इसका नाम चेंज हो गया है, पर पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम था, पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके, वो भी कर्णम मल्लेश्वरी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी का नाम क्या हो चुका है, इसी का नाम चेंज हो चुका है, कौन सा आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये इसका नया नाम हो चुका है। 2021 के अंदर जो है इसका नाम हमने चेंज कर दिया और मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है इसकी जो इनामी राशि कितनी हो चुकी है, 25 लाख रुपए जो है इसकी इनामी राशि है। और इस साल पूछूं आपसे दोस्तों, इस साल जो है कितने लोगों को मिला है, तो इस साल नोट कीजिएगा आपके, इस साल 25 के अंदर जो है यह जो अवार्ड आपके 24 के अंदर जो अवार्ड मिला था आपके, लेटेस्ट जो अवार्ड है उनका दोस्तों नाम पूछू क्या आपके, तो उनका नाम नोट कीजिए। एक का नाम डी गुकेश, क्या नाम है, एक का नाम है डी गुकेश, शतरंज के खिलाड़ी है, ध्यान रखना दोस्तों। एक नाम लिखिए आप मनु भाकर हो गई, मनु भाकर आप जानते हो किसकी, आपके मनु भाकर जो है आपके शूटिंग की खिलाड़ी है, ये भी आप परिचित हो दोस्तों। एक नाम नोट कीजिए आप, इसके अलावा दोस्तों एक नाम लिखिए आप जो है प्रवीण कुमार हो गए, प्रवीण कुमार जो है वो दिव्यांग खिलाड़ी है और किसके, हाई जंप, किसके हाई जंप के खिलाड़ी है दिव्यांग, ये आपको ध्यान रखना है। और एक हमारे कप्तान साहब जो हैं हरमनप्रीत जी हो गए आपके, जो हॉकी के कप्तान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन 4 लोगों को इस साल क्या मिला है, इन 4 लोगों को लेटेस्ट आपके कौन सा अवार्ड मिला है, लेटेस्ट जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम इसलिए महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा केडी जादव पूछूं आपसे दोस्तों, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1952 का एक ओलंपिक हुआ, हेलेंस्की ओलंपिक, कौन सा था, हेलेंस्की ओलंपिक था। हेलेंस्की पूछूं आपसे किसकी राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। इसी हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किस खेल के अंदर आपके, ये खेल थी कुश्ती या फिर रेसलिंग के अंदर। ठीक है, और ओलंपिक में ब्रॉन्ज, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले जो भारतीय थे उनका नाम था केडी जादव, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके साथ में लगे हाथ इनका नाम भी आप नोट कर लीजिए ना। तो इसमें लेटेस्ट वाला सवाल पूछ सकता है आपसे, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि भाई जब मेजर ध्यानचंद अवार्ड आपके कब चेंज हुआ, इसमें कितना पैसा मिलता है, ये भी अवार्ड आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, और इस बार किसको मिला है, इनका खेल कौन सा है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। तो हमारा आंसर हो गया भारत
सोलन हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक खेल आपके टेबल टेनिस, ठीक है, इसके कुछ खिलाड़ी के नाम आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के हिसाब से ना। देखो टेबल टेनिस जो है ना, आपके टेबल टेनिस जो है, इसमें पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, टेबल टेनिस में एक तो नाम नोट कीजिए आप, शरद कमल। क्या नाम नोट है? शरद कमल का नाम नोट करना। और ये शरद कमल एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने संन्यास लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक महिलाओं में मानिका बत्रा का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और एक सृजा अकूला जो है, इनका नाम नोट कीजिए ना। तो मानिका बत्रा, सृजा अकूला और शरद कमल जो है, ये आपके टेबल टेनिस के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों चेस की बात करूं मैं आपसे, शतरंज की बात करूं आपसे, इसमें होते हैं ग्रैंड मास्टर। कौन होते हैं? इसमें होते हैं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और पहले ग्रैंड मास्टर तो आप जानते हैं कौन है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, पूरा भारत जानता है विश्वनाथ आनंद, माइंड मास्टर इनकी पुस्तक का नाम है। और भारत का पहला राजीव गांधी जो खेलरत्न अवार्ड है वो किसको प्राप्त हुआ था? इन्हीं को प्राप्त हुआ था, आप जानते हो। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, अभी 286वां कौन सा है? पर दोस्तों एनटीपीसी थोड़ी पुरानी है रसगुल्ला ना, एनटीपीसी सवाल जो पूछते हैं ना वो 25 का ना पूछकर 24 का पूछेगी आपसे ना। तो एनटीपीसी पूछेगी आपसे कि 85वें नंबर का कौन है। ठीक है, एनटीपीसी सवाल पूछेगी आपसे कि जो 85वां है ये कौन सा है। ठीक है, तो 86वां ग्रैंड मास्टर कौन आपके वर्तमान में? अभी दोस्तों 86वां ग्रैंड मास्टर पूछूं आपसे, वो कौन आपके? तो एल श्रीहरि। कौन आपके? श्रीहरि जो है, ये 86वें ग्रैंड मास्टर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 85 की बात करूं मैं आपसे, वो कौन आपके? तो 85 नंबर वाले कौन आपके? तो 85 नंबर वाले छापना आपके। 85 नंबर वाले ग्रैंड मास्टर कौन था आपके? पी श्याम निखिल। कौन थे? पी श्याम निखिल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछ सकता है, दोनों के दोनों कहां के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये भी आपको हल्का मोटा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जानते हैं? ठीक है, देखो दोस्तों ऑप्शन कौन कौन से आपके, एक तो नदी कौन सी आपके? दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी है। एक नदी का नाम है कोशी नदी, लिखना कोशी दोस्तों नदी होगी आपके। एक नदी का दोस्तों नाम लिखिए आप लोग, आपके एक नदी का नाम लिखिए आप लोग, हवांगो नदी। कौन सी? हवांगो नदी लिखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है आपसे। देखो दामोदर नदी जो है इसको बोलते हैं बंगाल का शोक। क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक जो है इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कोशी नदी जो है इसे कहते हैं बिहार का शोक। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक जो है वो कौन सी नदी है? वह कोशी नदी होगी। ठीक है, और हवांगो जो नदी है इसको बोलते हैं चीन का शोक। क्या बोलते हैं इसको? चीन का शोक कहते हैं। इसी को आपके चीन के अंदर येलो रिवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? येलो रिवर कहते हैं चीन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक, कोशी को बोलते हैं बिहार का शोक, हवांगो क्या बोलते हैं आपके? इसे बोलते हैं चीन का शोक। ठीक है, यहीं पर दोस्तों नोट कीजिए, आपके एक नदी का नाम और लिखा हुआ आपके, जिसका नाम है महानदी। ठीक है, तो महानदी जो है आपके, सवाल पूछूं आपसे, जो महानदी है दोस्तों इसी किनारे पर कौन आपके? इसी किनारे पर हीराकुड बांध है, जो कि कहां पर है? संबलपुर के अंदर। कहां पर है? संबलपुर के अंदर है, आप परिचित हो, आपके ओडिशा के अंदर है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर एक नाम आपके सोन नदी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सोन नदी लिखा हुआ है। ये भी आप जानते हो कि जो सोन नदी है ये कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। कहां से? अमरकंटक की जो पहाड़ी है दोस्तों यहां से निकलती है। ठीक है, इस पहाड़ी से दो नदी निकलती है। ठीक है, एक तो निकलती है दोस्तों कौन सी आपके? एक तो इधर निकलती है सोन नदी, और इधर निकलती है आपके नर्मदा नदी, और ऊपर की ओर कौन सी आपके? यहां निकलती है कौन सी आपके? सोन नदी। ठीक है, तो जो अमरकंटक की पहाड़ी है इससे दो नदी निकलती हैं, एक आपके नर्मदा नदी निकलती है और एक आपकी जो है सोन नदी निकलती है। ठीक है, दोस्तों नर्मदा की मैं बात करूं आपसे, जबलपुर कहां पर आपके? तो जबलपुर जो है इसी नदी किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ओंकारेश्वर बांध पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के अंदर आपके ओंकारेश्वर बांध कहां पर है? वह भी इसी नदी के ऊपर। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात पूछूं आपसे कहां पर है? तो धुआंधार जो वाटरफॉल आपकी वो भी कहां पर है? इसी नदी के ऊपर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध भी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगर सवाल आपसे ये पूछे कि भाई साहब सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो बांध है आपके वो भी इसी नदी के ऊपर है, गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो गया? सवाल का आंसर हो गया दामोदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। और तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल दोस्तों पूछा
पूछूं आपसे, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी? सवाल पूछे आपसे कि भारत की पहली नदी घाटी जो परियोजना आपकी वह है कौन सी है? तो भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है, इसका नाम क्या लिखिएगा? तो इसका नाम है आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे आपके? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने जो आपके नदी घाटी जो परियोजना है, इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या बोला है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की पहली पूछूं आपसे, दामोदर नदी घाटी ध्यान रखना है। सवाल पूछे कि आपके किसने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो होती है उन्हें किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो भी आपके जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था ना? 1978 के अंदर, 1991 के अंदर, 1951 के अंदर, 2002 के अंदर, 1976 के अंदर, ठीक है। दोस्तों आइए, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1951, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया 1976, है ना। इसके बाद हो गया हमारा 1978, ठीक है। फिर कौन सा हो गया? फिर हो गया आपका 2002। कौन सा हो गया? 2002, ठीक है। देखो पहली बात तो संविधान संशोधन भारत ने कहां से लिया बेटा? तो लिखना आपके, ये हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका जो है यहां से लिया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन संविधान में कहां पर है? संविधान में भाग 20 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 368। कौन सा हो गया? आर्टिकल 368, ठीक है। कितने हो चुके हैं संविधान में? 106 आपके हो चुके हैं, ठीक है। 106 नंबर वाला कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा है? महिलाओं का जो रिजर्वेशन आपके, नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम आपकी 106वां है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अब आइए 1951 दोस्तों, ना इसे बोलते हैं पहला संविधान संशोधन, ठीक है। पहला संविधान संशोधन होता है। अगर सवाल पूछूं आपसे, इससे संविधान में क्या जोड़ा गया? तो भाग आपकी जो अनुसूची जो 9 है वह इसके द्वारा जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें आप जानते हो किसके बारे में बात हुई आपकी? जिसमें लैंड रिफॉर्म जो है, भूमि सुधार जो है, इसके बारे में बात हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 1976 पूछूं आपसे, इसमें आपके संविधान संशोधन कौन सा होता है? आपके 42वें नंबर कौन सा होता है? 42वां संविधान संशोधन होता है। और आप जानते हो इसे लघु संविधान कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने आपके किया था और इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे मेजर चेंज आपके किए गए, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपके क्या क्या चेंज इसमें होता है लिखिएगा आपके। तो पहला चेंज ये हुआ कि जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन हुआ, ठीक है। और प्रस्तावना में समाजवाद वर्ड जोड़ा गया। प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता है इसको जोड़ा गया। और प्रस्तावना के अंदर अखंडता जो वर्ड है इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें केवल अब तक एक बार संविधान संशोधन हुआ है आपके, और वो 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जो है इसको जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिखना, आपके इसके बाद में शिक्षा हो गया, आपके शिक्षा। वन है वन्य जीव लिखना, वन्य जीव है। माप तोल लिखना, माप तोल है। और इसके अलावा न्याय प्रशासन है, ठीक है। इन 5 विषयों को जो राज्य सूची है यहां से बाहर निकाल करके संवर्ती सूची में जोड़ा गया, ठीक है। इन 5 विषयों को जो राज्य सूची है यहां से बाहर निकाला गया और संवर्ती सूची जो है इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, ठीक है। इसके अलावा संविधान में ऑप्शन नंबर, इसके अलावा संविधान में यहां लिख दीजिए भाग 4A जोड़ा गया, ठीक है। जिसमें आप जानते हो मौलिक कर्तव्य की दोस्तों बात होती है, और उस समय भारत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके। अभी वर्तमान में 211 है। 11वां किससे आता है? 11वां जो है यह 2002 का 86वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया एजुकेशन का। कौन सा? शिक्षा वाला जो है आपके, यह 2002 का 86वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान है। भाग 4A आपके फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको 3 बातें इस 42वां संविधान संशोधन में, प्रस्तावना वाली, एक राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची वाली, और एक आपके
मौलिक कर्तव्य वाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो मौलिक कर्तव्य वाली है, यह कमेटी कौन सी थी आपके, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 51 है, ठीक है। भाग आपके 4 है, आर्टिकल 51 है ना। इसके बाद देखिए 1978 दोस्तों ना, इसमें कौन सा होता है, इसमें 44वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, संपत्ति का जो अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और इसके अलावा इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 301 के अंदर, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो होगा वो एक लीगल राइट होगा, आर्टिकल 301 के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं होने वाला है। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उस समय 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास में केवल 6 मौलिक अधिकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2002 की बात करूं आपसे, इसमें 86वां संविधान संशोधन होता है और एजुकेशन की दोस्तों बात होती है और इसी के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल 21A आर्टिकल, जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है, यह जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया आपके पहला संविधान संशोधन कब हुआ, आपके 1951, ऑप्शन नंबर बी। पेपर वाला दोस्तों बच के जाएगा कहां, आप ये बताओ ना, पेपर वाला कहां जाएगा, इन 7 क्लास में दोस्तों घूम घूम के आपके फंस जाएगा यहीं पर, ठीक है। मैं आपको इतना कुछ करा दूंगा इसके अंदर जो है, यहीं पर फंसने वाला पेपर वाला, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन था संविधान संशोधन वाला, इसमें कितना कंटेंट आपके सामने आप देखिए ना, बस आप ये 7 क्लास आराम से देख लेना मेरी, बस है ना, बाकी तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना। आगे देखिए, यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या, अंकारा है, ब्रुसेल्स है, कीव है, एंटवर्प है, ठीक है। ये 4 दोस्तों ऑप्शन है। देखो ये चारों ऑप्शन जो है वो महत्वपूर्ण शहर है एक्चुअली में, ठीक है। देखो अंकारा की बात करूं मैं आपसे, अंकारा है, इसके अलावा ब्रुसेल्स, कौन सा है, ब्रुसेल्स दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके कीव। अच्छा ऐसे करो, आपके ये 4 दोस्तों नाम तो लिखे हुए हैं, इन्हें क्यों लिखे हम लोग आपके, देखो अंकारा जो है, अंकारा जो है पूछूं आपसे, यह किसकी राजधानी है आपके दोस्तों, अंकारा बताओ किसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स किसकी, आपके ब्रुसेल्स जो है यह है बेल्जियम, किसकी राजधानी आपके, जो बेल्जियम है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम आप जानते हो कि एक तो यूरोपियन यूनियन है, इसका मुख्यालय कहां पर है, बेल्जियम के अंदर बेटा, ठीक है। और एक इसके अलावा जो है, एक इसके अलावा जो नाटो है ना, इसका भी मुख्यालय कहां पर है, वो भी ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में और जो नाटो है इसका मुख्यालय भी कहां पर है, ब्रुसेल्स में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, अंकारा की मैं बात करूं मैं आपसे, अंकारा किसकी राजधानी होगी आपके, तुर्की की राजधानी अंकारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा आपको नोट करना है, ठीक है। तुर्की पूछूं आपसे, यहां पर आपके सुन, यहां पर एक झील का नाम क्या है, वॉन गोलू झील, कौन सी झील है, वॉन गोलू झील। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कहां पर है, वो भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा कीव की बात करूं मैं आपसे, कीव किसकी राजधानी, यूक्रेन की, किसकी राजधानी है, सो कीव पूछूं आपसे तो कीव किसकी राजधानी होगी आपके, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसकी करेंसी पूछूं आपसे, मुद्रा का नाम क्या है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। जो यूक्रेन है इसकी मुद्रा का नाम क्या है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। एंटवर्प स्थान भी कहां पर है, बेल्जियम के अंदर एंटवर्प स्थान है। हीरे को तराशने का काम यहां पर होता है, ठीक है। जो हीरा होता है ना उसको तराशने का काम जो है वो एंटवर्प के अंदर होता है, ध्यान रखना दोस्तों ना। अच्छा पूछूं आपसे इसके अलावा डेनमार्क की राजधानी क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, यह आपको बताना है, ठीक है। अजरबैजान जो है, इस अजरबैजान की राजधानी क्या है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सूडान जो है, इस सूडान की राजधानी क्या है, यह भी क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सूडान जो है इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। क्यूबा जो है, इस क्यूबा की राजधानी क्या है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्यूबा की जो राजधानी है वो है क्या है, बताना आपको, ठीक है। देखो यूक्रेन की दोस्तों मुद्रा का नाम पूछूं आपसे क्या है, यूक्रेन की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है आपके, अरे यूक्रेन की राजधानी तो कीव हो गई आपके, मुद्रा का नाम पूछूं आपसे क्या, आपके मुद्रा का नाम बताओ। अरे भाई किसी को नहीं पता मुद्रा का नाम क्या है इसकी, मैं भी नहीं बता रहा, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, क्या है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या, वियना हो गई। अजरबैजान की राजधानी पूछूं आपसे, बाकू हो गई आपकी। सूडान की राजधानी खार्तूम, लिखना खार्तूम है। और क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, क्या है, हवाना जो है ये क्यूबा की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों लीरा नहीं है, लीरा तो किसकी मुद्रा, आपके तुर्की की मुद्रा है लीरा, ठीक है। तो लीरा किसकी, आपके लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है, ध्यान रखना है, ठीक है। न्यू शेकेल जो
जो है न्यू शेकेल, आपके न्यू शेकेल जो है वह इजराइल की मुद्रा है। किसकी है? जो न्यू शेकेल है यह इजराइल की मुद्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यू शेकेल इजराइल, ठीक है। अच्छा, हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? क्लासिकल डांस, गायन, लेखन और पत्रकारिता और अभिनय, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम पूछा गया यहाँ पर। तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति है, अगर बात करूं मैं आपसे, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, देखो पहला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनके बारे में नोट कीजिएगा, यह भरतनाट्यम प्लस किसकी? आपके भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की महान कलाकार थी, आप जानते हो, ठीक है। तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की महान कलाकार कौन? आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, आप परिचित हो, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले निधन इनका हो गया, ठीक है। 2016 में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म विभूषण, यह भी इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है? तो ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस, ये इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए पैशन ऑफ डांस ये इनकी बड़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है। और 16 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है इसकी फेमस कलाकार कौन थी? यामिनी कृष्णमूर्ति थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 जो है क्लासिकल डांस हमारा ठीक आंसर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, भारत में पूछूं आपसे, भारत के अंदर कुल कितने क्लासिकल डांस आपके? तो भारत में कुल 208 क्लासिकल डांस है। क्या है? भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है? तो भारत में 8 क्लासिकल डांस है। सबसे पुराना कौन सा? सबसे पुराना पूछूं आपसे तो वह भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। इसी भरतनाट्यम को बोलते हैं क्या? इसी को सादिरट्टम डांस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और होता कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। कहां होता है? तमिलनाडु के अंदर होता है। सबसे नया पूछूं कौन सा आपके? सबसे नया कौन सा है? सत्रिया डांस सबसे नया हो गया। और इसको करने वाले कौन? आपके श्रीमंत शंकरदेव ने शुरुआत की इसकी, श्रीमंत शंकरदेव ने शुरुआत की। सवाल आपसे पूछे, सत्रिया जो है इसको कब भारत के अंदर क्लासिकल डांस जो है इसका दर्जा प्राप्त हुआ? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा ना। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2009 में हुआ या 17 के अंदर हुआ? चारों ही ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है 2003, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 2005, है ना, थर्ड ऑप्शन है 2009 और फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? 2017। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो, 2003 में शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं आपको याद करवाता हूं। जीआई टैग अधिनियम भारत में किस वर्ष का? आपके जीआई टैग जो अधिनियम भारत के अंदर आपके किस वर्ष का है? 1999 का। लेकिन वो लागू कब से होता है? आपके 2003 से होता है, ठीक है। तो जो जीआई टैग जो अधिनियम है, जीआई टैग जो अधिनियम है, यह अधिनियम तो किस वर्ष का है? यह अधिनियम तो 1999 का है, ठीक है। पर लागू कब से होता है? आपके लागू होता है 2003 से लागू होता है, ठीक है। और पहला जीआई टैग पूछो किसको मिला था? आपके दार्जिलिंग की चाय। किसको मिला था? दार्जिलिंग की जो चाय है इसको पहला जीआई टैग मिला था पश्चिम बंगाल के अंदर। कब मिला था? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2005, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम है वर्ष कौन सा? आपके वर्ष हो गया 2005 का, ठीक है। लागू कब से होता है? तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 5 से लागू होता है, 2005 का राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम हो गया ना। अगला है 2009, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का जो अधिकार है आपके, इसके लिए जो अधिनियम आया था यह कौन से वर्ष का है? 2009 का। और कब से लागू होता है? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है 17 वाला पूछूं आपसे, तो भारत में जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101वां संविधान संशोधन 2016 जो है यह आपके 1 जुलाई 17 से लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीएसटी की बात करूं मैं आपसे, समिति कौन सी? समिति कौन सी? आपके समिति हो गई विजय केलकर समिति। कौन सी हो गई? विजय केलकर समिति, आपको नोट करना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है भारत में, ये लागू कब से होता है? आपके 17 में लागू होता है। 101वां संविधान संशोधन आपको नोट करना है, 2016 सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके
लिए महत्वपूर्ण है। हमारा आंसर हो गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष का आपके 2005, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा एक आंसर ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को दोस्तों किस वर्ष में अपनाया गया? ठीक है, देखो 2009 में अपनाया गया, 10 में अपनाया गया, 11 में अपनाया गया, 12 में अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, रुपये की बात करूं मैं आपसे, रुपये की बात की जाए आपसे और रुपया चिन्ह जो है आप सवाल पूछूं आपसे, पहली बात तो ये नया चिन्ह जो है यह देने वाले कौन था? आपके उदय कुमार जो है इस चिन्ह को देने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके 2009 के अंदर कंपटीशन होता है और 2010 के अंदर जुलाई के महीने में 10 के अंदर जो है इसको हमने आपके इसको हमने अपना लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10 के अंदर हमने अपनाया, इसको नोट कीजिएगा। 9 में कंपटीशन हुआ था और उदय कुमार जी कंपटीशन जीत गए आपके, और 10 के अंदर हमने ये नया चिन्ह जो आपके अपना लिए दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे पास कौन कौन से रुपये आपके 10 रुपये का नोट हमारे पास है, 20 रुपये का नोट हमारे पास है, 50 रुपये का नोट हमारे पास में, 100 रुपये का नोट हमारे पास में, और आपके 200 रुपये का नोट हमारे पास में, और 500 रुपये का नोट हमारे पास में। ठीक है, फटाफट याद करो, बताओ मुझे इनमें कौन कौन से आपके फोटो लगे हुए हैं। ठीक है, देखो आपके 10 रुपये का नोट पूछूं आपसे, 10 रुपये का दोस्तों नोट पूछे आपसे, 10 रुपये का नोट में क्या लिखा हुआ है? इसमें आपके जो है कोणार्क सूर्य मंदिर, क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है 10 रुपये का नोट में आपको नोट करना है। ठीक है, 20 रुपये का नोट पूछूं आपसे, एलोरा की जो गुफा है आपके वो 20 रुपये के नोट के ऊपर है ना। 50 पूछूं आपसे, हम्पी जो है आपके वो 50 के ऊपर हो गया। ठीक है, 100 रुपये का नोट पूछूं आपसे, रानी की जो बाब है गुजरात के अंदर वो 100 रुपये के नोट पर हो गए। ठीक है, रानी की बाब गुजरात 100 रुपये का नोट है ना। 200 पूछूं आपसे, सांची का जो स्तूप है आपके, सांची का जो स्तूप हो गया आपके मध्य प्रदेश के अंदर वो 200 रुपये के नोट पर हो गया। ठीक है, और 500 रुपये का नोट आप जानते हो लाल किला जो है ये किसके ऊपर हो गया? आपके 500 रुपये के नोट के ऊपर जो है वो लाल किला हो गया। 2000 का नोट आपके बंद हो गया, आप सभी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रुपया ऑप्शन नंबर बी आपके, तो नंबर 2 हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, आप सभी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? आपके ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, इसको नोट करना। और गंगवंश जो है इसको बनवाने वाला ओडिशा के अंदर स्थित है, आप सभी जानते हैं। और नरसिंह देव फर्स्ट जो है इन्होंने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गंगवंश ने बनाया, ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलोरा का पूछूं आपसे कहां पर है? ये आपके महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। हम्पी कहां पर? आपके कर्नाटक के अंदर है। किसकी राजधानी थी? आपके जो विजयनगर जो है इसकी राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी विजयनगर की स्थापना करने वाले कौन थे? हरियर बुक्का जो है इसी की स्थापना करने वाले। ठीक है, और इसी विजयनगर वंश में आपके, अच्छा हरियर बुक्का का वंश कौन सा था? आपके संगम वंश था। ठीक है, लेकिन इसी में बड़ा फेमस वंश कौन सा हुआ है? तुलु वंश हुआ है। ठीक है, और इसी तुलु वंश में कौन था? आपके इसी तुलु वंश में कृष्णदेव रॉय। कौन थे? कृष्णदेव रॉय एक महान शासक हुए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बारे में एक सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला। कृष्णदेव रॉय जो है इनकी बुक का नाम है आमुक्त माल्यदा। ठीक है, यह किस लैंग्वेज में है? यह सवाल स्टैटिक में खूब आता है। ठीक है, तो नोट करना, यह बुक जो है आपके वह तेलुगु भाषा में, आपको ध्यान रखना है किसके अंदर है? तेलुगु भाषा में नोट कीजिए। ठीक है, रानी की बाब गुजरात के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, और लाल किला आप जानते हो दिल्ली के अंदर है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस आपके किस अंग से संबंधित रोग है ना? हड्डी से, दिल से, गुर्दा दोस्तों, फेफड़ा। ठीक है, देखो ऑस्टियो जो वर्ड होता है ना इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हड्डी। ठीक है, ऑस्टियो वर्ड आपके ऑस्टियो वर्ड का अर्थ क्या है? हड्डी होता है। ठीक है, और जो पोरोसिस होता है इस वर्ड का मतलब होता है छेद होना या कमजोर होना। ठीक है, तो यह रोग कौन सा? यह रोग आपके हड्डी कमजोर होना। ठीक है, हड्डी कमजोर होना जो है यह रोग हो गया। और जो विटामिन डी है दोस्तों, इस विटामिन डी की कमी से, इसकी कमी से जो एडल्ट हैं आपके, इनमें रोग कौन सा? आपके इनमें रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, विटामिन डी आपसे सवाल पूछे कि भाई ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है? यह विटामिन डी हो गया। ठीक है, इसका नाम पूछूं, क्या नाम आपके? तो इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सीफेरोल कहते हैं, नोट कीजिएगा। सवाल अगर आपसे यह पूछे कि इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है आपके, तो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स होता है, सूखा रोग कहते हैं इसको,
और जो आपके एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ठीक है, सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं, आपके सूर्य की जो पहली किरण होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, विटामिन डी का सवाल पूछ सकता है आपसे। हड्डी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई मनुष्य के शरीर में आपके जो हड्डी है वो जान तो कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके इस 206 के अंदर पूछूं आपसे, अक्षीय आपके जो कंकाल तंत्र है इसमें कितनी हड्डी, ये बताओ आप, तो कौन बताएगा? जो हमारा एक्सिस, जो आपके एक्सियल जो हमारा स्केलेटन सिस्टम आपके जो है इसमें कितनी हड्डी आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, आप जानते हो सबसे लंबी दोस्तों हड्डी कौन सी है, आपके फीमर। ठीक है, फीमर कहाँ की, जांग की हड्डी, कहाँ की, जांग जो है थाई जो है वहां की हड्डी। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी पूछूं आपसे कौन सी है, वह स्टेपिज, कौन सी स्टेपिज है, कहाँ पर मिलती है, कान में मिलती है, नोट करना स्टेपिज। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जबड़ा जो है इसकी हड्डी का नाम क्या है, मैंडिबल, बड़ी मजबूत हड्डी है ना, मैंडिबल आपके जबड़े की हड्डी का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, जबड़े की हड्डी मैंडिबल दोस्तों ना। जो आपके जो आपके जो कंधे हैं इसकी हड्डी का नाम क्या है, इसके फूला, क्या नाम है, इसके फूला जो है ये कंधे की हड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंधे की हड्डी का नाम इसके फूला हो गया, जबड़े का दोस्तों मैंडिबल हो गया, आपके छोटी हड्डी स्टेपिज हो गई, और सबसे लंबी आपके फीमर हो गई। मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो हमारा एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम जो होता है इस 206 में से कितनी हड्डियां आपके इस 200 एक्सियल के अंदर आती है, ये सवाल आपको बताना है। ठीक है, कितनी हड्डियां अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है आपके सो, मतलब दोस्तों एक ऐसे लाइन खींच दिया बीचों बीच में से आपके, और इसमें जितनी भी हड्डियां आती हैं आपके वो सारी कौन सी, वो सारी की सारी जो है वो एक्सियल होती है। ठीक है, एक लाइन खींच दीजिए ऐसे आपके दोस्तों, इसमें जितनी भी हड्डी आएंगी सारी एक्सियल होंगी, मतलब हाथ और पैर की हड्डी बाहर निकाल दीजिए, बाकी सारी जो हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी आपके, हमारी चेस्ट बोन जो होती है वो आपके, हमारी जो पसलियां 12 जोड़ी हैं वो हमारे जो आपके जो रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती है वो आपके, ये सारी की सारी हड्डी किसमें आती है, एक्सियल के अंदर आती है। 80 हड्डियां होती है, कितनी होती है, 80 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, है ना। तो अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ए हमारा आंसर है। ठीक है, आजादी से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? ऑप्शन नंबर 1 विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और सुचित्रा कृपलानी। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ही महत्वपूर्ण नाम भाई साहब। देखो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप जानते होंगे, यूएन महासभा जो है, इस यूएन महासभा की अब तक की आपके पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन बनती है? तो पहली महिला जो अध्यक्ष है आपके वह बनती है कौन? आपके विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अभी यूएन जनरल असेंबली जो महासभा है इसके वर्तमान में 79 सत्र जो है इसके अध्यक्ष कौन है? याद करो, फिलेमोन यंग। कौन है? फिलेमोन यंग है। और फिलेमोन यंग की मैं बात करूं आपसे, रहने वाले कहाँ के? कैमरून। कहाँ के रहने वाले? कैमरून के रहने वाले। लगे हाथ आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अगला ऑप्शन है सरोजनी नायडू। दोस्तों ना, आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही है आपके? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यही रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष हैं 1925 के अंदर जो कानपुर अधिवेशन हुआ था यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनी थी? आपकी यही बनी थी। ठीक है, अगला है सुचित्रा कृपलानी। अच्छा, इनकी दोस्तों एक बुक का नाम लिखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्या नाम है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये इन्हीं की पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये इन्हीं की पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सुचित्रा कृपलानी पूछूं आपसे, तो ये भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम ये है। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट की बात करूं मैं आपसे, तो कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष है, पहली महिला जो अध्यक्ष है आपके वह रहती है एनी बेसेंट। 1917 के अंदर नोट करना, कलकत्ता जो अधिवेशन था यहाँ की अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम पूछूं आपसे, तो लिखिए कॉमनवेल। क्या नाम है? कॉमनवेल जो है यह इनकी पत्रिका का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा 2 आपके करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ना, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ठीक है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल। दोस्तों ना, भारत की जो बाउंड्री है, आप सवाल पूछ रहे हैं आपसे, भारत की जो बाउंड्री है वह सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो किस देश के साथ लगती है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कि भारत की बाउंड्री पर कौन कौन से देश जो हैं आपके, यह देश स्थित है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इधर देश कौन सा आपके, इधर देश तो हो गया नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ देश कौन सा है? यहाँ देश आपके अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ देश कौन सा हो गया? यहाँ देश चाइना हो गया, ठीक है। यहाँ देश कौन सा हो गया? यहाँ देश आपका म्यांमार हो गया। यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया, और यहाँ पर आपका भूटान हो गया, ठीक है। चलिए पहला नंबर देखिए दोस्तों, आपके फर्स्ट नंबर देखिए आपके, तो जो बांग्लादेश, अगर सवाल पूछूं आपसे, बांग्लादेश जो है इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट, बाउंड्री बनाने वाले स्टेट के नाम पूछूं आपसे कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश से दोस्तों बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से आपके, यहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय हो गया, फिर असम हो गया आपके, फिर आपके त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। कौन कौन से हैं? तो लिखिएगा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय लिखिए, मेघालय हो गया, इसके साथ में आपके असम हो गया, लिखिए असम, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया और आपके मिजोरम हो गया, ठीक है। ये 5 राज्य जो हैं वो बाउंड्री किससे बनाते हैं? बांग्लादेश से बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके शून्य रेखा पूछूं आपसे, कहाँ पर है शून्य रेखा? जो है ये है बांग्लादेश और त्रिपुरा जो है इसके बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 लाइन पूछूं आपसे, बांग्लादेश त्रिपुरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों नंबर पूछूं आपसे, सेकंड नंबर लिखिए, पाकिस्तान से बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है हमारी? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, और यहाँ दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर आपके और लद्दाख हो गया, ठीक है। तो गुजरात, आपके राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है ये बाउंड्री है, और रेड क्लिफ लाइन जो आप जानते हो ये इंडिया पाकिस्तान जो है इसके बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके नंबर 3 पूछूं आपसे, नंबर 3 लिखिए कौन सा आपके, नंबर 3 तो चीन लिख दीजिए। चीन जो है, इस चीन की बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है लिखना आपके, चीन की जो सीमा दोस्तों लगती है आपके वो लद्दाख में लगती है, एक तो आपके यहाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ लगती है आपके, यहाँ से उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे लगती है, यह सिक्किम से लगती है, और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ लगती है, ठीक है। तो लिखिएगा लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड प्लस सिक्किम प्लस आपके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बाउंड्री लगती है, और बाकी मैकमोहन रेखा जो आप जानते हो वह आपके भारत चीन के बीच में बाउंड्री बनाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट म्यांमार हो गया आपके। तो म्यांमार की बात करूं मैं आपसे, म्यांमार जो है नोट करना, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, आपके 4 स्टेट जो है यह म्यांमार की बाउंड्री में आ गए दोस्तों ना। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेपाल की बात करूं आपसे, नेपाल की जो बाउंड्री वो किससे लगती है आपसे? नेपाल की बाउंड्री उत्तराखंड हो गया, यहाँ उत्तर प्रदेश आपके, सो यहाँ पर बिहार हो गया, यह पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, ये आपके नेपाल की बाउंड्री हो गई, ठीक है। अच्छा बांग्लादेश की तो बाउंड्री की बात करूँ, सॉरी भूटान की बाउंड्री की बात करूँ मैं आपसे, तो यह किससे बाउंड्री लगती है आपके? सो भूटान यहाँ पर है, सिक्किम दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपके भूटान की बाउंड्री हो गई, ठीक है। और लास्ट जो आपके वो है आपके कौन सा, जो अफगानिस्तान है, इसकी बाउंड्री कहाँ लगती है? लद्दाख में लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है, इस सिंगल क्वेश्चन में जितने भी सवाल बन सकते हैं आपके, मतलब हो सकता है इसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, अगर संभावना है कि यही टॉपिक जो पढ़ाने के लिए हम चाहूँ तो मैं आपको 1 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने आपको इस टॉपिक को 5 मिनट के अंदर समेट दिया है, इसको ध्यान से सुनना है आपको। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखो ये 7 क्लास जो है आपके वो पूरा सिलेबस रिवीजन करवाने वाली क्लास होने वाली है। इसमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये तो मैं जानता हूँ, संभावना है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है, आपको लग सकता है गुरुजी ये वाला सवाल पेपर में नहीं आएगा, तो हर एक सवाल एनटीपीसी में ही पूछा गया सवाल है, लिख लो, हर एक सवाल एनटीपीसी में ही पूछा गया सवाल है। आप चेक कर लीजिएगा, आपका हर एक सवाल एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है। मैं कोई अलग से सवाल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस मेरी जो व्याख्या है ना आपको ये काम आने वाली है, ठीक है। चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर जो है किसकी बाउंड्री, बांग्लादेश हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके 4 हमारा ठीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? भीमसेन, जाकिर हुसैन, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्लास कब खत्म होगी? जिस दिन आप, जब आप छोड़ दोगे तब खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेरी तरफ से कब खत्म होगी? जिस समय आपके ये मेरा पूरा पेज पूरा होगा। 40 क्वेश्चन के आसपास है, अभी हम 13वें क्वेश्चन के ऊपर है, तो लगभग आपकी 2 घंटे भी चल सकती है, 2.5 घंटे भी चल सकती है, ठीक है। 7 दिन भूल जाओ, कब खत्म होगी कब समाप्त होगी भूल जाओ ना, 4 दिन 7 दिन के लिए, ठीक है। चलिए 4 नाम लिखे हुए हैं, एक तो भीमसेन जी का नाम लिखा हुआ है, एक जाकिर हुसैन जी का नाम है, लता मंगेशकर जी का नाम है, और आपके एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी का नाम, ठीक है। देखो भीमसेन जी को कब मिला? आपके 2009 के अंदर। कब मिलता है? 2009 में भीमसेन जी को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब को 1988 के अंदर जो है वो पद्म श्री मिला, ठीक है। और इसके अलावा 2002 में पूछूं आपसे, पद्म भूषण मिला, ठीक है। और 2023 के अंदर जो है इन्हें मिला है आपके पद्म विभूषण, ठीक है। 2023 में इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो 88 में क्या मिला? 88 में पद्मश्री मिला, 2 में पद्म भूषण मिला, और 23 में आपके पद्म विभूषण मिला है। इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड अगले साल मिलेगा, अभी नहीं मिला है, ठीक है। और ये तबला वादक है, आप जानते हो क्या है तबला वादक है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया, ये भी आप जानते हो ना। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पूछूं आपसे, इनको 1998 के अंदर आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। और ये संगीतकार के रूप में भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाली संगीतकार के रूप में आपके पहले थे आपके जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 के अंदर, ठीक है। लता मंगेशकर जी को कब मिलता है? 2001 के अंदर, ठीक है। इन्हें कब मिलता है? 2001 के अंदर मिलता है, आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, पंडित रविशंकर जी कब मिला? बताओ, पंडित रविशंकर जी जो हैं इन्हें कब मिला है? यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। पंडित रविशंकर जी को कब मिला? यह क्वेश्चन आपके सामने। तो कौन भारत रत्न जो है आपके सम्मानित नहीं है? आपके जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर आपके ये करेक्ट आंसर हो गया। जाकिर हुसैन को नहीं मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा, पंडित रविशंकर जी जो हैं इन्हें आपके किस वर्ष में आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला था? पंडित रविशंकर जी को आपको बताना है, ठीक है। पंडित रविशंकर जी को भारत का हाईएस्ट अवार्ड आपके 1999, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे आपके? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत का अवार्ड है, पहले भारतीय आपकी यही थे, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताओ, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछूं आपसे, पहली भारतीय जो महिला है इनका नाम क्या? ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत का जो अवार्ड है यह जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है इनका नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब 2009 के अंदर देखो, ये आपको कहीं कहीं 2008 मिलेगा, कहीं 9 मिलेगा। आप ऑफिशियल साइट चेक करना, भारत रत्न आपके ऑफिशियल साइट डाल देना, वहां पर आपको 2009 लिखा हुआ है। पंडित आपके जो भीमसेन जोशी जी हैं 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2009 ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है ना। सवाल मैंने पूछा आपसे, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या? तन्वी शाह का नाम ध्यान रखना, ठीक है। पहली भारतीय महिला ना। डीआरडीओ द्वारा विकसित दोस्तों आकाश है, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी किसी और सवाल के हमारी टीम ने चेप दिए दोस्तों ना। हाँ, हमारी टीम दोस्तों ऐसी है, ठीक है। हमारी टीम दोस्तों आरसीबी की तरह है, ठीक है। शुरुआत बढ़िया करती है, अंत में पहुंचते पहुंचते आपके गड़बड़ कर देती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब अंत में करेगी गड़बड़ आपके, पर इतिहास तो यही कहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गए हमारे, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से आपको चूज करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, हमारे पास में आपके 5 मिसाइलों के नाम है पटना, ठीक है। आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने। P4 होता है पृथ्वी, ठीक है। A4 होता है अग्नि, कौन सा है? अग्नि, ठीक है। T4 आपके त्रिशूल होता है, N4 होता है नाग होता है, और A4 होता है आकाश, कौन सा? आकाश, ठीक है। देखिएगा, P4 पृथ्वी और A4 दोस्तों अग्नि, ठीक है। तो पृथ्वी और अग्नि जो आपकी ये कैसी हैं? सतह पर वार करने वाली मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस आपके वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? वो आपके सामने कौन सी आपके? वो है आपके पृथ्वी और अग्नि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और त्रिशूल की बात करो, त्रिशूल और आकाश जो है यह सरफेस टू एयर, ठीक है।
सतह से हवा में वार करने वाले जो मिसाइल आपके ये हो गए त्रिशूल और आकाश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरफेस टू एयर कौन सी है? त्रिशूल और आकाश, ठीक है। और नाग कौन सी? नाग जो है वह एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है? टैंक को नस्ते नाबूद करने वाली मिसाइल कौन सी है? यह है नाग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपके डीआरडीओ द्वारा डेवलप। आकाश की बात करूं मैं आपसे तो आकाश जो है सरफेस टू एयर, आपको ध्यान रखना है, आकाश हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, डीआरडीओ की बात करें आपसे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी बात करूं मैं आपसे तो इसका ध्येय वाक्य कौन सा है? बलशम मूलम विज्ञानम, ठीक है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येय वाक्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है आपके? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। दौलत कोठारी साहब जो हैं ये इसके पहले हेड थे और वर्तमान में आपके समीर कामत जो हैं ये इसके वर्तमान हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में सवाल पूछ सकता है आपसे, कब स्थापना हुई, पहले हेड कौन है और मोटो क्या है इसका, वर्तमान हेड कौन है, ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, सरफेस टू एयर हमारी आकाश मिसाइल, ठीक है। भारत पाकिस्तान कारगिल वॉर का दोस्तों कोड का नाम क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, ऑपरेशन सिंदूर। अगर सवाल लेटेस्ट तुम्हारी परीक्षा में आता है तो यहाँ सवाल बन सकता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा है, सिंदूर है, यहाँ सवाल लेटेस्ट वाला बन सकता है, ठीक है। दोस्तों एक बार जितने पुराने ऑपरेशन है ना उनके आप नाम नोट कीजिए मेरे साथ में। एक तो ऑपरेशन कौन सा हो गया? विजय हो गया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एक हो गया ऑपरेशन आपके लिखना आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, ठीक है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखिए ऑपरेशन मेघदूत हो गया, कौन सा हो गया? मेघदूत हो गया। एक लिखिए ऑपरेशन पोलो हो गया, कौन सा हो गया? पोलो हो गया। एक लिखिए ऑपरेशन आपके पवन हो गया, कौन सा? पवन। दोस्तों आपके सवाल पूछ सकता है। एक लिखिए ऑपरेशन त्रिशूल, लिखना ट्राइडेंट, आपके त्रिशूल जो है ये आपके सामने, ठीक है। देखिए पहला है ऑपरेशन विजय, ठीक है। आप जानते हो कि 1999 में कारगिल जो वॉर हुआ आपके, उसके बाद उसमें हमने कौन सा ऑपरेशन चला? आपके विजय चलाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों गोवा को हमने जब आजाद करवाया था ना 1961 में, कब आपके 1961 में गोवा को जो आजाद करवाया था पुर्तगालियों से, तब भी हमारा जो ऑपरेशन चला उसका नाम क्या? विजय नाम था, ठीक है। तो गोवा को जो हमने आजाद करवाया था 1961 में, तब भी हमारा कौन सा? तब भी हमारा विजय था, ठीक है। और कारगिल वॉर वाला 26 जुलाई जो है ये भी हमारा विजय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ब्लू स्टार पूछूं आपसे, 1984 में आपके जो स्वर्ण मंदिर में जो आपके आतंकवादी घुस गए थे उनको निकालने के लिए हमने ब्लू स्टार चलाया, आपको नोट करना है, ठीक है। मेघदूत की बात करूं मैं आपसे तो 1984 में नोट करना, 84 में सियाचिन जो है इसे फतेह करने के लिए हमने मेघदूत चलाया, ठीक है। पोलो की बात करूं आपसे तो 1948 में हैदराबाद जो है इसका भारत में विलय करने के लिए हमने पोलो चलाया, ठीक है। पवन की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, पवन जो आपके श्रीलंका जो है यहाँ पर लिट्टे को समाप्त करने के लिए हमने कौन सा आपके हमने जो है आपके वो चलाया पवन, ठीक है। इसके अलावा त्रिशूल पूछूं आपसे तो याद कीजिए त्रिशूल जो है 4 दिसंबर 1971 में कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए हमारी नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट या फिर त्रिशूल जो चलाया था, और इसी तारीख को हमने जो है नेवी डे बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो पुराने वाले दोस्तों ऑपरेशन हो गए, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं मैं आपसे, अभी दोस्तों पाकिस्तान को सिंदूर लगाने के लिए हमने कौन सा आपके 7 मई 2025 को हमने कौन सा आपके सिंदूर चलाया, ठीक है। कहां पर? पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे इन्हें नस्ते नाबूद करने के लिए, ठीक है, 7 मई की तारीख को चलाया, ठीक है। और ब्रह्मा पूछूं आपसे कहां चलाया तो म्यांमार जो है, इस म्यांमार में जो भूकंप आया था आपके यहाँ तबाही जो मची थी आपके, उस भूकंप के बाद में यहाँ पर सहायता के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए आंसर क्या हो गया हमारा आंसर आपके कारगिल वॉर विजय हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये पुराने ऑपरेशन भी सवाल पूछ सकता है, विजय है, गोवा वाला पूछ सकता है, ब्लू स्टार है, मेघदूत है, पोलो है, पवन है, त्रिशूल है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, एक्सरे जिसका प्रयोग वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में रोग निदान हेतु होता है, इसकी खोज करने वाला कौन, ठीक है। एक्सरे की खोज करने वाला कौन है तो लिखिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके। एक का दोस्तों नाम रोडजन हो गया आपके, एक का नाम मोजले हो गया, मोजले लिखिएगा, एक का नाम आपके थॉमसन हो गया, थॉमसन, एक का नाम आपके चैडविक हो गया, ठीक है। फटाफट चारों के बारे में नोट कीजिएगा आपके। और रोडजन तो पूछूं आपसे जो एक्सरे जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे? रोडजन साहब थे, नोट करना, ठीक है। और
फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था आपके? फिजिक्स का पहला जो नोबेल पुरस्कार आपके वो भी इन्हीं को मिला था, रोटजन साहब को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों मोजले की बात करूं मैं आपसे। जो मोजले हैं आप जानते हो इनके बारे में। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह देने वाले कौन थे? मोजले साहब थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट हैं? यह क्वेश्चन आपके लिए। कितने एलिमेंट है? यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इस मोजले से पहले किसने दी थी? आपके मेंडलीफ साहब ने। किसने? मेंडलीफ ने दी थी। इनकी जो आवर्त सारणी थी आपके वो परमाणु भार जो है, एटॉमिक जो मास है इसके ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, और जो इनकी आपके आवर्त सारणी है वो आपके परमाणु क्रमांक जेड जो है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे कितने एलिमेंट वर्तमान में हमारे आपके जो आवर्त सारणी उसमें 118 एलिमेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके थॉमसन साहब की बात करूं मैं आपसे तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉमसन थे। बाकी प्लम पुडिंग मॉडल आप जानते होंगे वो थॉमसन साहब का है। ठीक है, चैडविक पूछूं आपसे न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? चैडविक साहब थे। और गोल्डस्टीन की बात करूं मैं आपसे, गोल्डस्टीन जो नोट करना आपके, गोल्डस्टीन की बात करूं आपसे जो प्रोटॉन है इसकी खोज करने वाले गोल्डस्टीन थे। और नाभिक के ऊपर धनावेश होता है यह बताने वाले कौन था? आपके रदरफोर्ड जो है आपके, इन्होंने बताया नाभिक के ऊपर धनावेश होता आपके। और स्वर्ण पत्र मॉडल इनका याद होगा आपको यहाँ पर। और इसके अलावा डोल्टन जो है परमाणु सिद्धांत, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी देने वाले कौन था? आपके डोल्टन साहब थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया आपके रोटजन, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, रोटजन, मोजले, थॉमसन, मेंडलीफ, चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, डोल्टन, ये केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नाम है, आपको मैंने एक सवाल के अंदर नोट करवा दिए। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? बंबई हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है या कलकत्ता दोस्तों हाई कोर्ट? ठीक है, 4 हाई कोर्ट लिखे हुए हैं, चारों की चारों हाई कोर्ट ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, देखो पहली बात तो हाई कोर्ट की बात करूं मैं आपसे तो भारत का जो पहला हाई कोर्ट है यह कौन सा लिखना आपके? तो भारत का पहला हाई कोर्ट था कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट था। और लिखिएगा जुलाई आपके 2 जुलाई आपके 1862 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 जुलाई 1862 जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए सवाल पूछूं आपसे, भारत में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए अधिनियम कौन सा है? 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये आपके अधिनियम आता है। 3 आपके हाई कोर्ट की स्थापना होनी थी, कलकत्ता हाई कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना अगले साल जो आपके हो जाती है। ठीक है, इन तीनों की स्थापना अगले साल होती है। इसमें सबसे पहले कौन सा हाई कोर्ट आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले आता है। ठीक है, तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम से भारत में होती है। अधिनियम पूछेगा तो 1861 का अधिनियम ध्यान रखना है। ठीक है, किस वर्ष में होती है पूछेगा तो 1862 का वर्ष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पहला हाई कोर्ट पूछे इन तीनों में कौन सा आपके? तो इन तीनों में आपके कलकत्ता हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि 1866 में किसकी स्थापना होती है? सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है भारत का, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और भारत में कुल हाई कोर्ट कितना? आपके 25 हाई कोर्ट है। लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती जो आपके आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट आपके, यह लेटेस्ट हाई कोर्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो कौन से यूटी में हाई कोर्ट है? तो नोट कीजिए, दिल्ली यूटी का हाई कोर्ट एक तो, और एक आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हाई कोर्ट है आपकी, ये हाई कोर्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से यूटी में हाई कोर्ट है? तो आपकी दिल्ली में हाई कोर्ट है। और जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है इनका हाई कोर्ट जो श्रीनगर के अंदर है, ये आपकी यहाँ पर भी हाई कोर्ट। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, हाई कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय, बताओ कमेंट बॉक्स में यह संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है? किस आपके अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर लिखिए, हमारा आंसर हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पर आपके 1 नंबर के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, सवाल पूछा गया कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय यह किस आपके अनुच्छेद के अंदर? हाँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का हाई कोर्ट श्रीनगर के अंदर। ठीक है, देखो सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, वो कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कहाँ लिखा हुआ? आपके आर्टिकल नंबर 215 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? 215 के अंदर। ठीक है, अगर पूछूं आपसे, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट
5 रिट जारी करता है, वो कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, ठीक है। और हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा ये कहाँ लिखा हुआ है, आपके आर्टिकल नंबर 226 के अंदर लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आपके राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। दोनों के न्यायाधीश का जो अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति जो होगी, यह करने का काम किसका होने वाला है, राष्ट्रपति का होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों के आपके न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और दोनों को हटाने की पावर किसके पास में, संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिमूवल पावर आपके पार्लियामेंट के पास है और अपॉइंटमेंट की पावर आपके राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर 1 डी हो गया ना। भारत ने खालिस्तान में आयोजित 22 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, ठीक है। कहां पर हुआ, आपके देखो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल पूछूं आपसे, एनटीपीसी दोस्तों, आपके आप ये मत सोचो ना एनटीपीसी ये कल का कोई खेल पूछ लेगा आपसे, नहीं, एनटीपीसी पूछेगा 22 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुआ है, उसमें भारत की रैंक कौन सी थी आपके, ना। पिछला एशियन गेम्स में रैंक कौन सी थी, पिछला टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कौन सी थी, है ना, पेरिस ओलंपिक में रैंक कौन सी है। दोस्तों ये 2-3 साल पुराना चलता है, ठीक है, आपके एनटीपीसी जो है ना। अब देखो एनटीपीसी जो आपके वो कॉमनवेल्थ गेम्स पूछे आपसे, तो 1930 में आपके पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, हैमिल्टन के अंदर, कहाँ हुए थे, हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी 22 वाला कहाँ हुआ आपके, तो 22 वाला जो है 22वें क्रम का कहाँ हुआ आपके, बर्मिंघम के अंदर हुआ, ठीक है। और इस बर्मिंघम में भारत की बात करूं आपसे, भारत जो है ये रैंक कौन सी भारत की, आपके 4th रैंक थी, ठीक है। पदक पूछूं आपसे, 61 पदक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला स्थान किसका था, आपके जो ऑस्ट्रेलिया है इसका पहला स्थान था, ठीक है। तो भारत 4th रैंक पे था और 61 पदक भारत के थे आपके, और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था, इसमें ध्यान रखिए, ठीक है। अगला कहाँ होगा, अगला जो होने वाला आपके वो ग्लासगो के अंदर, कहाँ पर, ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड के अंदर आपके 26 में होने वाला है अगला कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये हमारा तो आंसर बर्मिंघम हो गया। और नई दिल्ली की बात करूं मैं आपसे, तो 1951 में जो पहला एशियन गेम्स हुआ था ये कहाँ हुआ था आपके, तो ये आपके एशियन गेम्स आपके कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ 1951 में, ठीक है। और 90 नंबर वाला आपके 1982 के अंदर वापस से कहाँ होता है, 90 नंबर वाला भी कहाँ पर, दिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एशियन गेम्स में हमारा अप्पू जो है आपके, अप्पू शुभंकर हमारा आया था, जो कि एक हाथी था और एशियन गेम्स का पहला शुभंकर था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशियन गेम्स अभी 19वां पूछू कहाँ पर हुआ आपके, ये आपके चीन के अंदर हुआ, होंगझा के अंदर, ठीक है। हवांगझो जो है यहाँ पर हुआ, ठीक है। और अगला जो पूछूं आपसे कहाँ पर होगा आपके, यह जापान के आइची स्थान पे, कहाँ पर होगा, जापान का आइची स्थान के अंदर आपके अगला होने वाला है कौन, एशियन गेम्स, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ लिखा हुआ है, एशियन गेम्स यहाँ लिखा हुआ है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला एशियन गेम्स दिल्ली के अंदर हुआ, 82 वाला नवा एशियन गेम्स दिल्ली के अंदर हुआ है। अप्पू शुभंकर नोट करना, आपके पहली बार शुभंकर आता है। 19वां चीन के अंदर आपके कहाँ पर हुआ, 19वां चीन के अंदर जो है आपके ये आपके जो है आपके होंगझाओ के अंदर हुआ। और 20वां आपके जापान में आइची नगोया स्थान पे होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर, सी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। किस नदी की दोस्तों उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, दोस्तों नर्मदा, ठीक है। देखो आपके 4 नदियां दोस्तों लिखी हुई है यहाँ पर, हम 5 के बारे में लिखेंगे, ठीक है। देखो नर्मदा हो गई आपकी, इसके बाद लिखिए कौन सी होगी आपके, इसके बाद गोदावरी लिखिए, गोदावरी हो गई दोस्तों आपके, गोदावरी है। इसके अलावा लिखिए कृष्णा हो गई, कृष्णा आपके, एक दोस्तों कावेरी, कौन, कावेरी लिख दीजिए आप लोग जो है। हम इन 4 की बात करते हैं, ठीक है। देखो अगर पूछो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अमरकंटक से हुई है, कहाँ से हुई है, उत्पत्ति की अगर मैं बात की जाए आपसे कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति आपके अमरकंटक से हुई है, ठीक है। गोदावरी की दोस्तों उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपके, ये आपके नासिक के पास में, जो नासिक है आपके पास, त्र्यंबक की जो पहाड़ी है नासिक के पास में, यहाँ से हुई है, ठीक है। अगला कृष्णा नदी की पूछूं आपसे, उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपके, तो महाबलेश्वर, कहाँ से हुई है, महाबलेश्वर से हुई है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। और कावेरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, ये उत्पत्ति हो गई, ठीक है। सवाल पूछता है इनकी सहायक नदी कौन कौन, सवाल पूछेगा
सहायक नदी के बारे में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो सहायक दोस्तों नदी है आपकी, यहाँ तो सवाल नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा सवाल आपकी गोदावरी जो है इसकी सहायक नदी का नाम पूछो कौन सा आपके, तो लिखना आपकी इसकी सहायक नदी का नाम से इंद्रावती हो गया। कौन सा? इंद्रावती पूछूं आपसे इसी की आपके। इसके अलावा इंद्रावती के अलावा पूछूं आपसे इंद्रावती दोस्तों इसी की सहायक नदी आपके लिखना आपके। इसके अलावा लिखिए इंद्रावती के अलावा आपके, इसके अलावा पैन गंगा पूछूं आपसे, पैन गंगा वैन गंगा पूछूं आपसे, सारी किसकी आपकी इसी की हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा की बात करूं मैं आपसे, लिखना कृष्णा जो आपके इसमें कौन से हो गए आपके घाट प्रवाह माल प्रवाह, लिखना घाट प्रवाह हो गई। माल प्रवाह आपके माल प्रवाह है। तुंगभद्रा बड़ी फेमस नदी आपके तुंगभद्रा हो गई आपके। इसके अलावा मूसी नदी आपके, मूसी पूछ सकता है आपसे, जो मूसी नदी आपकी ये पूछ सकता है। इसमें लिखिए वर्धा आपके, वर्धा लिखना आपके। इसके अलावा मंजीरा लिखिए आपके, मंजीरा। तो वर्धा, मंजीरा, वैन गंगा, पैन गंगा, इंद्रावती किसकी आपके, ये गोदावरी की है, ठीक है। इसके अलावा घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, मूसी नदी आप जानते हो जो हैदराबाद है, इसी किनारे पर आपके भीमा नदी भी आपकी इसी की, ध्यान रखना, ठीक है। कावेरी पूछूं आपसे, हेमवती लिखना, हेमवती, काबिनी, हेमवती, काबिनी। और जो भवानी आपके वो किसकी आपकी इसी की, ध्यान रखना, ठीक है। कावेरी नदी पूछूं आपसे दोस्तों, उतरते हुए मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से लौटते हुए मानसून से बारिश करने वाली आपकी नदी को, लौटते हुए मानसून से पानी लेने वाली नदी कौन सी, कावेरी नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया आपके, अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। सवाल आपसे चारों के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, सहायक नदी के बारे में सवाल आपके पूछता है, ठीक है। अच्छा एक सवाल दोस्तों और पूछूं आपसे यहाँ पर कि पोलावरम बांध कहाँ पर, लिखना आपके पोलावरम जो बांध आपके, पोलावरम जो बांध आपके वो कहाँ पर है, गोदावरी के ऊपर, ठीक है। सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कृष्णा के बारे में पूछूं आपसे, लिखना आपके तो कृष्णा नदी आपके अलमाटी बांध किसके ऊपर है, अलमाटी बांध जो है कृष्णा के ऊपर, लिखना आपके कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और मैटूर बांध पूछूं कहाँ पर आपके, तो मैटूर बांध जो आपके ये तमिलनाडु के अंदर इसी के ऊपर, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध पूछूं आपसे कहाँ पर है, यह भी इसी नदी के ऊपर आपके कर्नाटक के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल भी आपसे आ सकते हैं एग्जाम में ना। श्रीलंका का दोस्तों, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, श्रीलंका नहीं है, विश्व की भी पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। नाम क्या है इनका, इनका नाम आपके भंडार नायक है, ये ध्यान रखना आपको। भंडार नायक जो आपके ये विश्व की भी पहली महिला प्रधानमंत्री है, श्रीलंका की भी पहली महिला प्रधानमंत्री है भंडार नायक। ऑप्शन नंबर 2 आपके ठीक आंसर है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना इनका नाम, ठीक है। भंडार नायक का नाम नोट कर लीजिएगा, ये विश्व की भी पहली महिला प्रधानमंत्री है और आपके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाला महान राजनेता कौन है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। चारों ही नाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य कब स्टार्ट किया था, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य स्टार्ट करा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 1+7 जो है इसकी संरचना थी, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई है आपके, वही आपके 1+7, ठीक है। एक तो मुख्य न्यायाधीश और साथ क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पूछूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था जस्टिस एच.जे. कानिया जो है, ये इनका आपके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद में PIL के जनक कौन आपके सुप्रीम कोर्ट में, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है जिसको आप जनहित याचिका बोलते हो, इसके जनक कौन थे आपके, वो थे P.N. भगवती का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जस्टिस P.N. भगवती है ना। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों आपके ऐसे कौन से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं आपके, जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं आपके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और साथ में आपके मुख्य न्यायाधीश आपके नोट करना आपके, वो है आपके जस्टिस एम हिदायतुल्ला। क्या नाम है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है आपके, ये इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अच्छा अभी वर्तमान में कौन आपके, तो 52वें नंबर के कौन आपके, जस्टिस बी.आर. गवई जो है, ये आपके 52 नंबर के हैं आपके भूषण राम कृष्णन गवई, ठीक है। 51वें नंबर के कौन से लिखना आपके, जस्टिस संजीव खन्ना जो है, इनसे पहले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 51 नंबर भी ध्यान रखना, जस्टिस संजीव खन्ना जी इनसे पहले थे आपके। अभी वर्तमान में कौन है, जस्टिस वी.आर. गवई जी
वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों ना। देखो कुछ राष्ट्रपति की बात अगर हम करें आपसे, तो कभी सवाल आपसे पूछ ले कि भाई भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे आपके, तो नोट करना कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आप सभी परिचित हो इनसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, आपके सवाल पूछूं आपसे कि पहले राष्ट्रपति आपके, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई निर्विरोध आपके निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन आपके, तो लिखना नीलमा संजीव रेड्डी। क्या नाम है, नीलमा संजीव रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई साहब जनता की आवाज पर जनता के आत्मा की आवाज पर चुनाव जीतने वाले कौन थे, तो आत्मा की आवाज पर चुनाव जीतने वाले कौन था आपके, वीवी गिरी जो है ये आत्मा की आवाज पर चुनाव जीतने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, लोकसभा स्पीकर जो बाद में राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या आपके, उनका नाम भी नीलमा संजीव रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जो बाद में राष्ट्रपति बने उनका नाम आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा महिला राष्ट्रपति का नाम पूछूं आपसे क्या है, तो महिला राष्ट्रपति का नाम नोट कीजिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी आपके, और वर्तमान में आप जानते हो वर्तमान में आपके जो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये वर्तमान में भारत की महिला राष्ट्रपति आपके नंबर 2, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बसंत विषुव दोस्तों कब घटित होता है, 21 जून को होता है, 21 मार्च को होता है, 22 दिसंबर को होता है, या 23 सितंबर को होता है। 4 डेट यहाँ पर लिखी हुई है। कितनी डेट आपके, 4 डेट दोस्तों लिखी हुई है यहाँ पर। एक डेट आपके कौन सी, एक डेट आपके 21 मार्च है, लिखना 21 मार्च है। एक डेट दोस्तों आपके 21 जून हो गई आपके। एक डेट लिख रही है आपके 23 सितंबर लिखा हुआ है, और एक डेट लिख रही है आपके 22 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली डेट आपकी 21 मार्च है, ठीक है। देखो 21 मार्च हो या फिर आपके 23 सितंबर की तारीख हो, इन दोनों दिनों के अंदर आपके दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। और जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है उसे कहते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विनोक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं। और जो आपके गर्मी में जो होता है आपके उसको होते हैं बसंत विषुव कहते हैं, ठीक है। और सर्दी वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं आपके, शरद विषुव कहते हैं। तो बसंत विषुव आपके 21 मार्च को है, और ये 23 सितंबर को विषुव होगा। दोनों दिन आपके इक्विनोक्स होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। 21 जून पूछूं आपसे, इस तारीख को नोट करना है। इस तारीख को हमारा सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होगा। और इसी तारीख को आप सभी जानते हैं, इसी तारीख को हम लोग जो है क्या बनाते हैं आपके, इसी तारीख को दोस्तों हम लोग जो है योगा दिवस बनाते हैं, ठीक है। और योगा दिवस की शुरुआत कब होती है, 15 से स्टार्ट होता है। और 2025 में पूछूं आपसे कौन से क्रम का हो गया, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कौन सा नंबर का हो गया, 11वें नंबर का हो गया। नोट कीजिएगा। और इस बार थीम क्या है, तो बताओ मुझे फटाफट से, इस बार आपके जो योगा दिवस है उसकी थीम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 22 दिसंबर पूछूं आपसे, सबसे बड़ी जो रात होती है वो कब होती है, सबसे बड़ी जो रात है आपके वो इस तारीख को होती है। आपको नोट करना है 22 दिसंबर को। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं ना। इक्विनोक्स क्या होता है, और आपके इसके अलावा ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। समर सोलिस्टिक कहते हैं इसको ना, इसे कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। इसको बोलते हैं आपके मकर अयनांत भी कहते हैं, ठीक है। आपके इसको विंटर सोलिस्टिक भी कहते हैं। योगा फॉर हेल्थ एंड सोसाइटी वो पुराना है रसगुल्ला, वो पिछले साल का बेटा ना। 24 का कौन सा, 24 का पूछूं आपसे, तो 24 का था योगा फॉर हेल्थ एंड सोसाइटी, ठीक है। योगा फॉर हेल्थ एंड सोसाइटी जो है वो 24 का है, ठीक है। इस बार आपके पूछूं कौन सा, आपके किसी को भी नहीं पता, योगा फॉर वन अर्थ आपके है ना, क्या है आपके, तो लिखिए 25 का कौन सा आपके, योगा फॉर वन अर्थ आपके, योगा फॉर वन अर्थ जो है आपके ये कौन सा आपके 25 का है, ठीक है। तो 24 का पूछूं आपसे, योगा फॉर हेल्थ एंड सोसाइटी 24 का है, पिछले साल का है, ठीक है। 25 का योगा फॉर वन अर्थ आपके 25 का है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है ये 25 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोटोन का दोस्तों क्या अर्थ होता है, ठीक है। इकोटोन वह क्षेत्र है जहां 2 जैव मंडल मिलते हैं
यह प्रजातियों के लिए न्यूनतम उत्तरजीविता वाला क्षेत्र है, यह सीमित वनस्पति और जीव जंतु वाला क्षेत्र है, ये अधिक जैव संहति उत्पादन वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो सवाल ऐसा भी पूछ सकता है आपसे ना, मैं हर तरीके का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, अभी स्टैटिक वाला पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन बाद में प्योर स्टैटिक आने वाला है। ठीक है, तो बताओ इकोटोन का मतलब पूछूं आपसे, इकोटोन दोस्तों मतलब क्या है? क्वेश्चन बताओ, इकोटोन जो है इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? हो सकता है आपने आज तक ये वर्ड सुना ही नहीं हो। ठीक है, इकोटोन आपने दोस्तों वर्ड ही ना सुना हो आज तक। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर आपके ये आपके एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, और ये आपके दूसरा जो है इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम हो गया आपके, और ये आपके इकोसिस्टम में दो हो गया। दोस्तों इनका जो कॉमन क्षेत्र जो होगा ना आपके, ये जो इसका कॉमन जो एरिया होगा इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो दो इकोसिस्टम का जो कॉमन एरिया होता है इसे बोलते हैं इकोटोन। ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। दो इकोसिस्टम का जो कॉमन एरिया होता है उसको बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, सवाल देखो, इकोटोन वह क्षेत्र जहां दो जैव मंडल मिलते हैं आपके, वो यही होगा इकोटोन आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों इकोसिस्टम जो है आपके, इकोसिस्टम जो है अगर मैं इसकी बात करूं मैं आपसे, यह वर्ड देने वाले कौन था? आपके टेंसले साहब। ठीक है, और जो इकोलॉजी वर्ड आपके, इकोलॉजी जो वर्ड है यह देने वाले कौन था? आपके अर्नेस्ट हैकर। कौन थे? अर्नेस्ट हैकर जो है ये आपके इकोलॉजी वर्ड पूछूं आपसे, अर्नेस्ट हैकर हो गया, और इकोसिस्टम वर्ड टेंसले हो गया, इकोटोन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, खालिस्तान ने 1 दिसंबर 15 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 21 जलवायु सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का लॉन्च किया। ठीक है, वह दो देश कौन से? देखो COP 21 कब हुआ आपके? ये आपके 15 के अंदर हुआ। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित हुआ था, और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्थापित किया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, आप जानते हो। ठीक है, ये तो परिचित दोस्तों आप इससे। अच्छा अभी पूछो COP 29 कहाँ हुआ है? COP 28 भी नोट करो आप, COP 29 भी नोट कर लो। ठीक है, COP 28 पूछो कहाँ पर हुआ? आपके UAE के अंदर हुआ है। ठीक है, और COP 29 कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान के अंदर COP आपके 29 हुआ है। सवाल पूछे COP 27 कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जो NTPC है उसमें सवाल जो है 24 का पूछ सकता है, 23 वाला पूछ सकता है। ठीक है, NTPC का करंट अफेयर्स लेटेस्ट नहीं होता है, पुराना ही पूछता है वो आपसे ना। 27 वाला शर्मल शेख आपके मिस्र में हुआ था, और 28 वाला आपके UAE में हुआ है, 29 वाला आपके बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, और ये आपके हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ है, जयपुर है, भोपाल है, कोझिकोड। दोस्तों ना देखो यूनेस्को जो है आपके, यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय पेरिस में, आप जानती हो। यूनेस्को का जो आपके अभी हाल ही में साहित्य का शहर जो है किसे घोषित कर दिया? आपके कोझिकोड। किसे कर दिया है? कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पर है? केरल के अंदर कोझिकोड हो गया दोस्तों ना। इसी कोझिकोड की बात करूं आपसे, यहीं पर आपके भारत का मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत का मसाला अनुसंधान जो केंद्र आपके, यह भी कोझिकोड के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आपके कोझिकोड ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। थोड़ा परीक्षा में पूछ सकता है, इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, अच्छा संगीत का शहर पूछूं आपसे, किसे घोषित करा? आपके जो ग्वालियर जो है ना, ग्वालियर जो है इसको संगीत का शहर घोषित करा है। ठीक है, और वेटलैंड शहर पूछूं आपसे, वेटलैंड शहर किसे घोषित कर दिया? आपके तो आपके वेटलैंड शहर में राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर दो शामिल हो गए। ठीक है, तो साहित्य का शहर कौन सा? साहित्य का शहर आपके कोझिकोड हो गया। ठीक है, संगीत का शहर ग्वालियर हो गया ना। वेटलैंड शहर पूछूं आपसे, उदयपुर और इंदौर आपके वेटलैंड शहर हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 24 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? ठीक है, अच्छा भारत में वर्तमान में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं? हमें हमारे पास वर्तमान में 43 है। ठीक है, जानते हो आप 35 तो इसमें कैसे आपके 35 तो इसमें सांस्कृतिक हैं, इसके अलावा 7 जो है आपके वो कैसे आपके प्राकृतिक हैं, और एक रसगुल्ला मिक्स है। ठीक है, एक जो आपके मिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 35 + 7 + 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपसे पिछले वाले जो 4-5 है वो नाम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जैसे कि 39वां कौन सा है?
40वां कौन सा है, 41वां कौन सा है, 42वां कौन सा है और 43वां कौन सा है। ठीक है, देखो 39वां कौन सा हो गया, रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना है ये 39 हो गया। ठीक है, तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है ये आपका 39 हो गया ना। 40 पूछूं आपसे कौन सा हो गया आपके 40वां कौन सा आपके, ये आपके धोलावीरा जो है आपके 40वां हो गया। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, ये 40वां है। ठीक है, 41 पूछूं आपसे तो 41 कौन सा आपके, जो 41 है आपके, इसका नाम पूछूं आपसे कौन सा लिखना आपके, बताओ 41 नंबर का कौन सा छाप के बताओ आपके, शांति निकेतन आपके 41 हो गया। ठीक है, शांति निकेतन जो है ये आपके 41 आपके पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके पूछूं आपसे होलेश्वर मंदिर जो है, होलेश्वर मंदिर कर्नाटक जो है ये आपके नंबर 42 हो गया। ठीक है, और लेटेस्ट पूछूं आपसे कौन सा है, तो मोइदम जो है, मोइदम जो है असम के अंदर लेटेस्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोइदम असम में दोस्तों किस आपके जिले के अंदर है, चेराईदेव लिखना, मोइदम असम में किस जिले के अंदर है, चेराईदेव जिले के अंदर। ठीक है, ये है क्या आपके, तो अहोम राजवंश जो है इसका जो कब्रिस्तान है आपके वो क्या है, मोइदम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अहोम राजवंश का कब्रिस्तान मोइदम है, नोट करना। अहोम राजवंश जो है इसके बड़े फेमस सेनापति कौन है, लचित बोरफुकन, नाम सुना होगा आपने, लचित बोरफुकन जो है ये इनके बड़े फेमस सेनापति हैं। अभी दोस्तों इनकी प्रतिमा स्थापित हुई है असम के अंदर। ठीक है, आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले इनकी प्रतिमा स्थापित असम के अंदर हुई है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो 35 + 7 + 1 मिक्स कौन सा हमारे यहाँ पर, मिक्स आपके जो कंचनजंगा आपके वो मिक्स हो गया। ठीक है, कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। ठीक है, हाँ वेरी गुड दोस्तों ना, ये मिक्स वाला कौन सा, कंचनजंगा मिक्स हो गया आपके सिक्किम के अंदर। ठीक है, नोट करना है ना, हाँ लिखना आपके जोरहाट के अंदर। अच्छा, इसका नाम क्या, आपकी प्रतिमा का नाम क्या, आपके जोरहाट के अंदर तो है पर उसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ वेल्लोर, वेरी गुड लिखना, स्टैचू ऑफ वेल्लोर जो है ये इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 हमारा दोस्तों आंसर था। अच्छा, सवाल पूछूं पहले स्थान पे कौन आपके, तो पहले स्थान पे इटली है। ठीक है, पहले स्थान पे इटली है। सवाल पूछे कि भारत कौन से स्थान पर है, भारत कौन से स्थान पे, सवाल पूछ सकता है। यूनेस्को की जो बैठक है रसगुल्ला, जो बैठक है यह 24 में कहाँ हुई थी और 25 में कहाँ हुई है। ठीक है, देखो 24 में आपकी दिल्ली के अंदर हुई थी आपके, और जो 25 है आपकी यहाँ पर बुल्गारिया में सोफिया में हुई है। ठीक है, जो बुल्गारिया है आपकी यहाँ पर सोफिया जो उसकी राजधानी वहां पर हुई है। ठीक है, पहले स्थान पे इटली है। भारत कौन से स्थान पर है, इटली में 60 है, आप जानते हो। भारत की रैंक पूछूं आपसे, भारत कौन से स्थान पर आपके, तो भारत की रैंक आपके 6ठी रैंक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर आपकी, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर घोषित किया। ठीक है, अभी तक 2 शहर भारत के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में आपके, पहला शहर आपके अहमदाबाद, कौन सा, अहमदाबाद है और 17 में शामिल हुआ। ठीक है, सेकंड शहर जयपुर हो गया आपके और ये 19 में शामिल हुआ। ठीक है, तो पहला शहर अहमदाबाद है और सेकंड शहर आपके क्या, सेकंड शहर जो आपके जयपुर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला शहर अहमदाबाद है और सेकंड शहर आपके जयपुर है, तो पहला शहर अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है, दलखई है, गिद्दा है, भांगड़ा है, कालबेलिया है दोस्तों ना। देखो आपके यूनेस्को की पूछूं आपसे एक सूची कौन सी है, अमूर्त धरोहर सूची है, इंटेंजिबल साइट की सूची है। ठीक है, और जो अमूर्त धरोहर है आपकी इसमें भारत के कुल 15 शामिल है। ठीक है, लेटेस्ट आपके गरबा डांस शामिल हुआ है, गुजरात वाड़ा आप जानते हो। ठीक है, इससे पहले आपके नंबर 14 आपके शामिल हुआ, कौन सा आपके नंबर 14 जो आपके वो देवी पूजा जो आप जानते हो, देवी पूजा जो है आपके वो पश्चिम बंगाल में जो होती है वो शामिल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी इंटेंजिबल साइट में 2010 में 2 डांस शामिल होते हैं। एक तो है कालबेलिया जो कि राजस्थान का बड़ा फेमस डांस है, और आपके राजस्थान में गुलाबो सपेरा जो है वो फेमस डांस करती है, इसकी काल्यो कूद पड़ो मेला में लिखिएगा आपकी, और ये आपके राजस्थान का है। और एक इसके अलावा छऊ डांस जो है ये भी बड़ा फेमस है। ठीक है, छऊ डांस 3 राज्यों में होता है, किस किस में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, झारखंड में होता है और आपके ओडिशा में होता है। ठीक है, तो छऊ डांस आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में होता है,
ये भी आपके 10 में शामिल हुआ, ठीक है। तो कालबेलिया भी इसी वर्ष में आता है और छऊ डांस जो है यह भी इसी वर्ष में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दलखई पूछूं आपसे कहाँ का है, दलखई जो है यह ओडिशा का आपके डांस है, ठीक है। गिद्दा जो पूछूं आपसे कहाँ का है, आपके गिद्दा और भांगड़ा आपके कहाँ का है, गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब में। हाँ, गिद्दा दोस्तों महिलाएं करती है ना, गिद्दा आपकी महिलाएं करती है, आपने सुना होगा, ठीक है। भांगड़ा भी आपके आपके जो है ये आपके सिख समुदाय के लोग करते हैं, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, कालबेलिया आपका ठीक आंसर, ठीक है। अक्टूबर 24 में भारत की क्लासिकल भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को दिया गया है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में हमारे पास कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों आपके 11, ठीक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, 11 हमारे पास में शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे पहली कौन सी आपके, तो पहली थी आपके तमिल, कौन सी, तमिल थी पहले नंबर पे 2004 में शामिल होती है, ठीक है। इसके बाद में कौन आती है, इसके बाद संस्कृत आती है आपके 2005 में, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद आपके तेलुगु है, तेलुगु हो गया आपके, कन्नड़ हो गया दोस्तों आपके, मलयालम हो गया, लिखना मलयालम हो गया। इसके अलावा उड़िया हो गया, कौन, उड़िया हो गया, यह 2008 में आती है, ये आपके 13 में आती है और ये आपके 14 में आती है, ठीक है। यही थी हमारे पास 6, ठीक है। पहले हमारे पास यही 6 थी आपके, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। अब 5 दोस्तों आपके 24 में शामिल हुई है, ठीक है। 5 जो है आपके 24 के अंदर शामिल हो चुकी हैं आपके, और वह कौन कौन सी आपके लिखना आपकी, तो एक तो मराठी आपके, मराठी है, पाली है, प्राकृत है लिखना आपके, मराठी, पाली, प्राकृत आपके, असमिया लिखना, असमिया हो गई आपके बंगाल, ठीक है। असमिया और आपके बंगाली जो आपके ये हो गए, ठीक है। तो ये 5 आपके अभी शामिल हुई है ना, तो प्राकृत, पाली, असमिया, मराठी, बंगाली, ये 5 अभी लेटेस्ट आई, कुल मिला के 11 हो चुकी हैं, ध्यान रखना। क्लासिकल लैंग्वेज सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषाओं को दर्जा दोस्तों प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपके मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिशा से संबंधित नहीं है, ठीक है। झाबेरी बहन, श्रीमन शंकर देव, कुमुदनी लाखिया और मायाधर राउत, ठीक है। देखो संबंधित दोस्तों है ना, संबंधित है लिखना, ठीक है। ओडिशा का संबंधित कौन आपकी ये पूछा है। झाबेरी बहन की बात करूं आपसे तो मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार आपके रंजना, दर्शना आपकी जो है आपकी झाबेरी बहन, ठीक है। इसके अलावा श्रीमन शंकर देव की बात करूं मैं आपसे तो ये लिखना आपके श्रीमन शंकर देव जो है ये सत्रिया डांस जो है इसकी फेमस कलाकार है, इसके संपादक भी प्रतिपादक भी है, ठीक है। कुमुदनी लाखियान पूछूं आपसे, ये जो आपके कथक डांस है आपकी इसकी फेमस कलाकार है, और 2025 के अंदर इनको जो है भारत का सेकंड आपकी हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, और अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया, ठीक है, कुमुदनी लाखियान का ना। और मायाधर राउत पूछूं आपसे, ओडिशा डांस की फेमस कलाकार है, कुछ दिनों पहले ही आपके निधन हुआ है मायाधर राउत का, ठीक है। जब ओडिसी डांस की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक तो कैलूचरण महापात्र आने चाहिए, बहुत ही फेमस नाम है, एक इसके अलावा संयुक्ता पानीग्री दोस्तों आनी चाहिए नाम आपके सामने, एक इसके अलावा सोनल मानसिंह जो है यह नाम भी आपके दिमाग में आना चाहिए ओडिसी डांस के लिए, ठीक है। तो सोनल मानसिंह, कैलूचरण महापात्र, संयुक्ता पानीग्री और मायाधर राउत, ये ओडिसी डांस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित हुए ओडिशा के पहले नर्तक कौन थे, यही थे कैलूचरण महापात्र, ठीक है। गुरु कैलूचरण महापात्र ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया आपके, ये पद्म विभूषण सम्मानित आपके होते हैं वर्ष 2000 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर आपके कैलूचरण महापात्र होगा ऑप्शन नंबर 4, और ये आपके डांस कौन सा, ओडिसी डांस हो गया, और रहने वाले कहाँ के आपके, ओडिशा के आपके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने एक भारतीय हैं जिनको 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भी इस बार के देखो जितने भी सवाल मैंने स्टैटिक वाले लिए ना आपके, देखो स्टैटिक वाले सवाल शुरू कहाँ से हुए आपके, यहाँ से शुरू हुए, ठीक है। देखना आपके एक तो आपके यूनेस्को वाला सवाल हो गया क्योंकि अभी लेटेस्ट आया सवाल आपके यूनेस्को वाला सवाल हो गया, एक इसके अलावा मैंने जो लिया आपके ये देखो क्लासिकल लैंग्वेज वाला, ये भी लेटेस्ट सवाल आप जानते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा कुमुदनी लाखियान, मायाधर राउत अभी निधन हुआ है आपके, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल हो गया। इसके बाद में आपके नेक्स्ट सवाल आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। देखो इनकी बात करूं मैं आपसे तो इनके ये जो है आपके क्या है, आपके वायलिन वादक क्या है, वायलिन वादक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको 2025 के अंदर जो है पद्म
विभूषण मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पद्म भूषण कब मिला है? एक में मिला है। तो एक वाला सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो वायलिन वादक थे, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आपके वायलिन वादक हैं। 2001 में पद्म भूषण मिला है और आपके 25 में पद्म विभूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर दोस्तों शहनाई वादन किया, ठीक है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है आपके उन्होंने जो आज़ादी पे जो भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसका नाम क्या बताओ ना, उसका नाम क्या है? उसमें इसका जिक्र भी हुआ है, ठीक है। उसमें इनका जिक्र भी हुआ है आपके किसका? आपके बिस्मिल्लाह खान जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादक। क्या है? शहनाई वादक है आपके। सवाल पूछूं मैं आपसे, जो बिस्मिल्लाह खान जी, इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड कब मिला है? ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे जवाहरलाल नेहरू जी का जो भाषण था, स्पीच था, उसमें स्पीच में बात करूं आपसे, स्पीच के अंदर जो है, उस भाषण के अंदर जो है, उस भाषण का दोस्तों नाम क्या है आपके? उस स्पीच का नाम क्या, जो कि पहली बार हमको जब आज़ाद हम हुए थे तब दिया गया आपके भाषण था, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर पूछूं आपसे, कुछ दिनों पहले ईरान के तेहरान में एक सभागार है, उसका नाम किसके सम्मान रखा आपके? बिस्मिल्लाह खान जी के सम्मान रखा, ठीक है। हाँ, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, क्या है आपके? ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो आपके, ये जो है, ये उस आपके भाषण का नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ये उस भाषण का नाम आपको ध्यान रखना है ना। सन 2001 में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये भी आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहते हैं, ठीक है। सवाल सीधा पूछेगा आपसे, मल्लिका ए गजल कौन है, ठीक है। तो मल्लिका ए गजल जो है वो बेगम अख्तर, आपके ऑप्शन नंबर 2 आंसर। सवाल सीधा आएगा, मल्लिका ए गजल कौन है? बेगम अख्तर, ऑप्शन नंबर 2 ठीक आंसर है, ठीक है। मल्लिका ए गजल, बेगम अख्तर, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे, ठीक है। मैंने आपसे अभी कहा था MS सुब्बुलक्ष्मी, नोट करना आपके 1998 के अंदर इनको जो है भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपके ठीक आंसर है, सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। इसके बाद में 1999 पूछूं आपसे, पंडित रविशंकर जी को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में 2001 पूछूं आपसे, लता मंगेशकर और आपके बिस्मिल्लाह खान जी को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद 2009 पूछूं आपसे, भीमसेन जोशी जी को मिलता है ना। ये सारे के सारे नाम आपको नोट करने हैं, ठीक है। 19 पूछूं आपसे, किसको मिलता है? भूपेन हजारिका, ठीक है। इसे आप जानते हो, आपके भूपेन हजारिका जो है आपके, इनको मिलता है 19 का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4-5 आपके भारत के हाईएस्ट अवार्ड पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक आंसर हो गया ना। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक कहते हैं? आपके पुरंदर दास जी को। किसे बोलते हैं? पुरंदर दास जी को भारत में जो कर्नाटक संगीत है उसका जनक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पुरंदर दास आपका ठीक आंसर हो गया ना। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं दोस्तों ना। देखो, ये पंडित जो राम नारायण जी है ना, आपके पंडित जो राम नारायण है, हाँ, भीमसेन जोशी घराना कौन सा आपके 2008 नहीं करना है, 2009 ही करना है। ऑफिशियल साइट पे 2009 दिया हुआ है आपके। किराना घराना कौन सा है? किराना जो घराना है आपके, इससे संबंधित आपको ध्यान है, ठीक है। अच्छा, इस किराना घराना के संस्थापक कौन थे बताओ आप कमेंट बॉक्स में। जो किराना जो घराना है, इसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है, ठीक है। देखो, पंडित राम नारायण जो है आपके, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। हाल ही में निधन हुआ है। 2005 में इनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। 2005 में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ था आपके। और ये पूछूं आपसे, किसके वादक है आपके? सारंगी वादक है, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो पंडित राम नारायण जी निधन हुआ है अभी हाल ही में, सारंगी वादक है। और 2005 में इनको जो है पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे, भीमसेन जोशी जो आपके संस्थापक पूछूं आपसे, किराना घराना जो आपके अब्दुल करीम कौन है? अब्दुल करीम खान जो है ये संस्थापक है, आपको ध्यान रखना है किसके? किराना घराना के संस्थापक, ठीक है। आगे बढ़िएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी दोस्तों डांस होता है, ठीक है। देखो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पूछूं आपसे, दोस्तों नट डांस पूछूं आपसे, कहाँ पर? यहीं पर, ठीक है। थोड़ा पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर होता है, ठीक है। छम डांस पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर होता है, ठीक है। छपेली पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर होगा, ठीक है। ध्यान रखना है ना, ये यहीं पर होंगे ना। त्रिपुरा पूछूं आपसे, तो होजागिरी कहाँ आपके? होजागिरी त्रिपुरा
के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके होजागिरी आपके गरिया पूजा पूछूं आपसे त्रिपुरा के अंदर, ठीक है, गरिया पूजा त्रिपुरा के अंदर। खैर पूजा पूछूं आपसे तो खैर पूजा भी त्रिपुरा के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें आपसे तो लिखिए लावणी, लावणी, लेझिम, लावणी, लेझिम, तमाशा, तमाशा, ये कहाँ पर आपके महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, केरल पूछूं आपसे थय्यम डांस है ना, थय्यम डांस आपके थय्यम डांस हो गया। कथकली डांस पूछूं आपसे कहाँ पर है, मोहिनी अट्टम डांस कहाँ पर आपके, ये आपके जो है केरल के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, त्रिपुरा ठीक आंसर है। तो होजागिरी, गरिया पूजा, कैर पूजा आपके ये त्रिपुरा में होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। गोटी पुआ किस राज्य का दोस्तों एक नृत्य है, ठीक है। तो गोटी पुआ पूछूं आपसे तो गोटी पुआ, गोटी पुआ, दल खई, ठीक है, गोटी पुआ, दल खई और आपके इसके अलावा आपके घूमरा, ठीक है। देखो घूमर डांस कहाँ का है, घूमर डांस जो है ये राजस्थान का है, ठीक है। और घूमरा कहाँ का है आपके, ये ओडिशा का। पेपर में सवाल पूछेगा घूमरा डांस कहाँ का है, ऑप्शन नंबर दोस्तों एक कौन सा आने वाला, ऑप्शन नंबर एक आने वाला राजस्थान, और हमें लगेगा राजस्थान ही करेक्ट आंसर, ठीक है। घूमरा डांस कहाँ का है, ओडिशा का आपके, और घूमर डांस कहाँ का है दोस्तों, राजस्थान। दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घूमरा डांस गुरुजी याद तो नहीं होगा हमको दोस्तों, बड़ा आसान दोस्तों ना। अरे वो फिल्म दोस्तों जिसमें आपके वो घाघरा चोली दोस्तों मांगता है कौन आपके, वो अरे दोस्तों वो छोटू भैया अपने है ना, क्या नाम उनका, वो घाघरा चोली दोस्तों मांगते हैं ना, याद है आपको, तड़ोबा अंधेरी, अरे वो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है ना। घाघरा चोली दोस्तों मांगते हैं ना आपके वो राजपाल यादव, ठीक है। तो घाघरा चोली मांगता है, ठीक है। तो घाघरा चोली जो आपके वो एक डिश है, क्या है जो घाघरा चोली आपके वो एक डिश है, ठीक है। तो घूमरा जो है आपके, घूमरा जो है आपके कहाँ का आपके, ये डिश का मतलब हो गया ओडिशा, क्या हो गया, ओडिशा हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुआ क्या आपके, पुआ भी एक डिश है, ठीक है, और दाल भी क्या है, डिश है, ठीक है। पुआ भी डिश है, दाल भी डिश है, और घूंघरा भी डिश है ना, ऐसे दिमाग रहेगा, ठीक है। डिश आपके है ना, डिश, पुआ भी डिश है, दाल भी डिश है, और घूमरा भी डिश है। तो डिश से आप जो है वो ओडिशा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें आपसे, उत्तर प्रदेश बिहार, अभी आप ऑप्शन नंबर 4 लगाइए। लाई हरोबा कहाँ का आपके, लाई हरोबा नोट करना आपके मणिपुर का, ठीक है। लाई हरोबा मणिपुर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये हमारी पहली क्लास आपकी समाप्त हो गई। आप सुन लीजिए जो करंट अफेयर्स की बात मैंने की आपसे, देखो 25 का करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। जो 25 वाला करंट अफेयर्स है वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा अंतिम 2 क्लास के अंदर, ठीक है। 24 वाला जो करंट अफेयर्स है वो आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। बुक मैंने आपको बता दी कौन सी, आपके एक भी क्वेश्चन 24 का बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है आपसे। 24 करंट अफेयर्स का एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा इस बुक से आपके ना। चाहे आप यूपीएससी उठा के देख लीजिए, कोई भी सवाल आप पेपर उठा के देखिएगा, 24 का पेपर यहीं से बनने वाला है, ठीक है। और एनटीपीसी वालों के लिए मतलब कहते हैं ना कि जिसमें आप खुद आपके घाटे में हो, वो प्राइस आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। वैसे आप जानते हो 120 रुपये प्राइस है इसकी, और 40 रुपये इसको भेजने का कॉस्ट आता है, 160 रुपये आपके बनता है, ठीक है। ये आपको जो है क्लास आपके 85, आपको जो बुक है आपके वो 85 में मिलने वाली है। ऑफर प्राइस इसका 85 रहेगा, ऊपर लिंक लगा हुआ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 24 का करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाएगा एनटीपीसी वालों के लिए, और मुझे पूरा अंदेशा है कि 24 वाला ही आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो ये 85 रुपये की बुक आपको सिंगल मिलने वाली है, अगर आप 2 मंगाओगे तो आपके 160 की मिलेंगी, ठीक है। कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है आपको, बस केवल आपको 85 रुपीज़ पे करना है सिंगल के लिए, डबल के लिए आपको 160 पे करना है, ठीक है। और ये फ्री डिलीवरी आपको होने वाली है, और ये ऑफर जो है आपके कल रात जो 12 बजे तक रहने वाला ऑफर, ये सूचना आपके लिए, ये वैसे आज रात था पर कल रात लिख दिया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, कल रात तारीख होगी कितनी आपके 27 तारीख को रात को 12 बजे तक ऑफर रहने वाला है। यह सूचना बुक्स वाला के ऊपर मिलेगी आपको, करंट अफेयर्स का वार्षिकांक नहीं लिए तो ले लेना, ठीक है। बस आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आपको करंट अफेयर्स वाला पोर्शन तैयार करना है, 25 वाला मैं पढ़ा दूंगा अंतिम 2 क्लास में, 24 वाला आप जो है यहाँ से पढ़ लेना इस बुक से, ठीक है। चलिएगा ये बुक आपको मिल जाएगी, 2-4-5 दिन में पहुँच जाएगी बुक आपके पास में, ये आपके सामने, ठीक है, ये वाली चीज़ है ना। चलिए आगे देखिए, ये आपके 28 तारीख को आपके आने वाला है, और बाकी ये साइंस वाली, अच्छा एनटीपीसी वालों के लिए सूचना सुन लो, आपके एनटीपीसी जो है आपके इनके जो साइंस है ना उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होगी 28 तारीख को, ठीक है। 28 तारीख को 3 बजे होने वाली है।
एनटीपीसी वालों के लिए महत्वपूर्ण, साइंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं बिहार पुलिस में साइंस पढ़ाऊंगा। संभावित प्रश्न होंगे साइंस में, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, ठीक है। ये 3 बजे क्लास आपकी आने वाली है, ठीक है। और ये आपकी 7 क्लास मैंने कह दी आपसे। अगली क्लास आपकी जो है वो आने वाली कब, आपके नेक्स्ट क्लास जो आपकी वो आएगी कल आपको 8 बजे यहीं पर आने वाली है, ठीक है। बताओ कैसी लगी क्लास आपको? स्पीड तेज तो नहीं लगी आपको मेरी? अरे 2-3 दिन में फटाफट फटाफट निकाल लेना, ठीक है। हर किसी का पेपर पहले दिन थोड़ी होगा यार, कैसी बात करते हो। 2-3 दिन में फटाफट फटाफट निकाल लेना बुक को ना। कल आपके ऑर्डर आएंगे, परसों मैं इसको डिस्पैच करवा दूंगा 100%। सॉरी, आज जो ऑर्डर आएंगे उनको कल डिस्पैच कराऊंगा 100%, ठीक है। कल जो आएंगे उनको परसों डिस्पैच करा दूंगा, तुरंत डिस्पैच कराऊंगा, ठीक है। आपके पास जो है तो हर किसी के पहले दिन तो पेपर नहीं आएगा, सबका पहले दिन ही आ जाएगा, बाद में भी आएगा, तब आप देख लेना, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। 7 क्लास लेनी है। अच्छा, कौन कौन सातों के सातों क्लास लेगा ये बताओ। मैं थोड़ा लेट आया हूँ ना, मुझे पता है, क्या करें, बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे क्लासेज हैं, मैं थोड़ा लेट आया हूँ ना, पर कोई बात नहीं, पूरे धूमधाम से आया हूँ, ठीक है। और आज तो पहली क्लास थी तो मैंने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया है, मैंने कहा कोई बात नहीं, घर के ही लोग हैं ना। अभी देखना आप, धीरे धीरे जो है क्लास का टाइम बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, आपसे करंट अफेयर्स में मुलाकात होगी। बाकी आपसे शाम को 8 बजे यहीं पर मुलाकात होने वाली है। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना। जय हिंद।